मेरा पहला दिन पहला सीन ही यमुना के साथ था। नर्वस था कि पता है कि वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं। शादी के बारे में जब सोचते हैं तो थोड़ा सा फियर आता है। नहीं, फियर तो नहीं आता जो होना है वो तो होगा ही होगा। ये क्या? अगर कमिट करूंगा जिस शख्स के साथ भी, खुशकिस्मत होगी तो बेचारी पता नहीं कहाँ बैठी टेंशन लेती होगी, पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा। Are you a very traditional person? Yeah, I'm traditional, I'm religious. Canada has great impact on my life. मैं फैमिली से दूर था, तो वहाँ रह के ना राबिया मुझे वैल्यू समझ आई फैमिली की। उसने मुझे बड़ा एक इमोशनल इंसान बना दिया। I used to do Uber ride, पढ़ता भी था और फूड डिलीवरीज करता था। 6 महीने घर रहा, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्लान नहीं बनते थे। तब मैंने अपने आप को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उस पर काम शुरू कर दिया कि यार ये प्री रेक्विजिट बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में आने के लिए कि वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, और अगर मैं अपने आप को देख के नहीं खुश हो रहा तो बाकी लोग क्या खुश होंगे। कॉर्पोरेट नमीर खान को चेंज किया, हीरो नमीर खान में। कितना मुश्किल था when he passed away? उफ, बहुत मुश्किल था। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। आप बता रहे थे कि आप अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते उनके जाने की। ऑडिशंस देना शुरू कर दिए? ऑडिशंस देना तो क्या रिस्पॉन्स था? रिजेक्ट होता था। जिस चीज़ का ऑडिशन आता भी था वो मैं करना नहीं चाहता था। बिलाल, अशरफ, मायरा खान, दे ऑल सेट कि तुम्हें ड्रामों में आना चाहिए, तुम्हें ड्रामे करने चाहिए। वो मुझे कॉन्फिडेंस और मिलना शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि जो ग्रीफ है कि ना स्टेजेस होती हैं ग्रीफ की, आप हर स्टेज से गुजरोगे एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आप हर स्टेज से गुजर चुके हो। 7 स्टेजेस नहीं है, एक साइकिल है जिसकी 7 स्टेजेस है, और वो साइकिल ऐसा है कि जो खत्म होता है तो फिर शुरू होता है। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Every time I have a newcomer in my studio, I'm excited कि हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिस्कवर करेंगे। और आज जो आर्टिस्ट हैं वो तो उनके बारे में तो वाकई मैं बहुत कुछ नहीं जानती, थोड़ा बहुत जानती हूँ। जैसे वो टूटी फूटी इंग्लिश और उर्दू दोनों बोलते हैं, वो कनाडा में पढ़े हुए हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं और आजकल कराची में काम कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया था एंड पिछले 1-1.5 साल से वो एक्टिंग में भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। हमने उनको में कुछ अरसे पहले देखा था एज रेयान जाफ़र। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पांस उनको मिला, और आजकल हम उन्हें कर्ज़े जां में एज अम्मार देख रहे हैं। तो अम्मार साहब जो है ना अभी तो बहुत बड़ा धमाका करके बैठे हैं। हमने सोचा नमीर नवाज़ खान को स्टूडियो में इन्वाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जर्नी अब तक कैसा रहा है, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्या बचपन का शौक़ है या कुछ और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, एंड सम सिंपल कॉन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ एंड लव। ओके जी, मिलते हैं नमीर नवाज़ खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। ये पहली बार किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो वैसे आपको आई रिमेंबर दिस फॉर माय लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। बट वैसे दोस्त कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? क्या 1-2 खूबसूरत जुमले, दोस्तों का तो बड़ा होता है ना वो, और स्पेशली कोई क्यूट लड़की खड़ी हो। नहीं, दोस्तों के जो इंट्रोडक्शन होते हैं ना, वो मैं इससे कैमरे के सामने तो नहीं बोल सकता। आपको पता है कि हर दोस्त अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। एक थोड़ा डिसेंट वाला नहीं, दोस्त वो होता ही नहीं है जो डिसेंट इंट्रोडक्शन है। ओहो, ये तो वैसे ये बात तो आपने सही कही है। लेकिन एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी, कोई एक इंट्रोडक्शन जो एक बड़ी सी क्यूट सी लड़की आप सोच रहे हो हाँ यार चांस बन सकता है, और आपके दोस्त ने आके कुछ ऐसी बात बोली कि आपका दिल चाह रहा हो कि यार कोने में मिल तुम मुझसे। नहीं, मैं कभी इन चक्रों में रहा ही नहीं। क्या मतलब? I have been very serious throughout my life. एक तो हमारे स्टूडियो में हर कोई जो आता है ना इस चेयर में बैठ के सब शरीफ हो जाते हैं, नॉट दैट कि वैसे नहीं होते। नहीं, अगर होता तो मैं लाजमी बताता। आप बोरिंग इंसान क्यों है सारे के आजकल के यंग लड़के? बोरिंग नहीं, आई थिंक बस जल्दी मैच्योर हो गए हैं, शायद आप ये कह सकती हैं। So maturity means कि you can't like someone, you can't have a crush on someone? नहीं, मेरे ख्याल में जब लाइफ का पर्पस आप जिंदगी में, मतलब कि जिंदगी में जब आप पर्पस जल्दी डिफाइन कर लेते हो ना, फिर जब तक आप वो अचीव नहीं करते हो तो इन चीज़ों से आप साइड पे रहते हो। मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी, तो मुझे होता है कि वो एनर्जी मैं किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करूँ। और ये बड़ी आई थिंक एफर्ट की बात है टू थिंक दैट के यू नो अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है, लेकिन आप उधर से मोड़ के अपना फोकस काम और हार्ड वर्क और सीरियसनेस पे लग रहे हैं। स्माइल आपकी लग रही है, मैं अपने आप को बहुत सीरियस कोशिश की थी, लेकिन योर स्माइल इज लाइक ऐसा हूँ नहीं, बट आपके शो में प्रिटेंड कर रहा हूँ ऐसा। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें, वी विल अभी हम हाथ हौला रखते हैं इंटरव्यू के। क्या पता इंटरव्यू करते करते बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंशाल्लाह स्लिप ऑफ टंग हो जाए, देखते हैं। अच्छा टेल मी, क्या वो बचपन का शौक है कि मैं तो एक्टिंग करूँगा, हीरो बनूंगा, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, या ये ज़िंदगी में किसी और मुकाम पे आपको ख्याल आया कि यार मे बी आई कैन बी एन एक्टर? अच्छा, बचपन का शौक़ नहीं है। बचपन में क्या होता है कि पाकिस्तान में इन जनरल देसी हाउस होल्ड्स फैमिली को एक ना सक्सेस पैटर्न मिला होता है कि
किसी आपसे पहली जनरेशन में किसी ने सक्सेस अचीव की और उसका एक सर्टेन पैटर्न था, तो फैमिलीज़ में फिर सबको लगता है कि अच्छा यार दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके। और मेरे लिए वो ये था कि बैचलर्स पाकिस्तान में करो, जॉब करो, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, मास्टर्स करो, वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब करो एंड देन यू आर सेटल्ड, और वो आपकी सक्सेस है। तो आपकी फैमिली में एग्जांपल्स थी? तो हाँ, आप भी आपके जहन में भी यही था कि बस मेरे जहन में कुछ नहीं था, जो मुझे कह रहे थे मैं बस करता जा रहा था कि okay. अच्छा यार पेरेंट्स कह रहे हैं और मैं भी देख रहा था कि यही सक्सेस है, तो मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन शौक किस चीज़ का को था कि आर्मी में या फ्लाइंग में इंटरेस्ट था या स्पोर्ट्स में या कुछ इंजीनियरिंग की साइड पे कुछ जोड़ना तोड़ना, कुछ खुद का इंटरेस्ट किस तरफ शौक था? मुझे था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट बहुत खेलता था मैं, और उसके अलावा अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखने का बहुत शौक था। अपने आप को मतलब अपनी पिक्चर्स लेता रहता था। मेरी अच्छा, मतलब ये बचपन से था? हाँ, मतलब ये था कि कैमरे के सामने रह के अपनी पिक्चर्स लेना, और वो जो मेरी बचपन की पिक्चर्स हैं मुझे जब भी मामा दिखाती हैं तो यही कहती हैं कि सब सीधे खड़े में, एक ये ही टेढ़ा खड़ा हुआ है। क्या आप स्टाइल पोस्ट हाँ, कर रहे होते थे? पोजेस। और मैं 2 साल की, 3 साल, 4 साल, जितनी भी आप छोटी छोटी पिक्चर्स देखें, मैं बस पोज करके खड़ा हुआ। तो मैं खुद भी वो देखता हूँ ना, बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ मतलब कि बाय बर्थ थी अंदर, कि अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, और स्टाइल से ज़रा और स्टाइल से खड़े होना, ये चीज़ होनी है। तो इवन मेरा मजाक भी उठता है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ वो अक्सर मुझे कहता है, मैं खड़ा भी होऊंगा तो मुझे कहेगा कि कोई नहीं देख रहा तो पोज छोड़ दे। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं तो बस खड़ा हुआ हूँ, मैं कोई पोज नहीं कर रहा। ओके। तो खैर उस तरह से कभी एक्टिंग का नहीं मैंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है या ये करना है। तो वो जो एक सक्सेस पैटर्न दिया फैमिली ने, आई फॉलोड इट। मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था। मैंने यहाँ से बैचलर्स किया, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ था मेरिट पे, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया। फिर पाकिस्तान में साल जॉब की। ओके। तो क्या पढ़ा हुआ है आपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो फिर 1 साल यहाँ पे कंपनी QRMD वहाँ पे जॉब की थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। डिड यू एंजॉय इट? अप अंटिल 6 मंथ्स। उसके बाद से मुझे था कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बड़ी मोनोटोनस लाइफ हो गई है। और तब तक मैं उस स्पेस ऑफ माइंड में नहीं था कि जहाँ पे मैं चीज़ें सोच सकूं कि अच्छा अगर ये नहीं तो फिर क्या। लेकिन फिर ये उस टाइम पे मैंने ये किया था कि मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की, और मैंने उन एजेंसी से कहा कि अच्छा आई वांट कमर्शियल्स एंड ऑल। अच्छा रुकिए, बीच में कहाँ से, मुझे ये बताएं, कनाडा में कहाँ कैसे गए आप? वहाँ क्या कर रहे थे? कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। आप वहाँ पढ़ने गए थे, तो वहीं काम कर रहे थे? मास्टर्स देयर। ओके। मैंने MNG किया सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। ठीक है। यूनिवर्सिटी में मॉन्ट्रियल में यूनिवर्सिटी है, कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से। ओके। और फिर वहीं पे मैंने जॉब की। और पहले जिस कंपनी में काम किया था उसका नाम था IIT React। दे वर वर्किंग ऑन AI बेस्ड IT हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर था कोई उस पर। और फिर उसके बाद देयर इज अनदर कंपनी इन टोरंटो, PLT, उधर काम किया था। अभी तक आ गया था कुछ मॉडलिंग की अट्रैक्शन, कुछ जहन में आ गया था, या अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे? जब मैं कनाडा में था, कनाडा में मैं गया 2018 में। हाँ। और आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई थिंक सेकंड मंथ था व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट एनर्जी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, मतलब यू वर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू वर डूइंग? नो। और लेकिन आपने कंटिन्यू किया? या आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू कनाडा, मास्टर्स करना चाहता था। वही बात के सक्सेस पैटर्न मिला हुआ था मुझे, था कि आई एम ऑलमोस्ट देयर। ठीक है। और वहाँ पे जाके ये हुआ कि आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ, नो डिस्ट्रैक्शन, किया? फैमिली नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे। और वहाँ के कल्चर में मैं उस तरह इंडल्ज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिसेस और मेरी हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मेरे उस तरह दोस्त नहीं बनते थे। Are you a very traditional person? या Okay. आई एम ट्रेडिशनल, आई एम रिलीजियस। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा मसला होता था। मेरी दोस्ती एक हद तक होती थी, फिर उसके बाद तो मैं अकेला होता था, और जितना भी पढ़ लेता था लाइब्रेरी में टाइम गुजरता था ज़्यादा। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे 2-3 घंटे दिन में ऐसे मिलते थे कि यार अब क्या करूं। तो उस टाइम पे सोचें आती थी अपनी लाइफ के बारे में। सुनामी, वो तो फिर टाइम थोड़ा लोनली टाइम था बहुत ज़्यादा। So how did you put up with it? कभी सोचा नहीं, अब्बू से अम्मी से बोला नहीं कि मैं वापस आना चाहता हूँ? नहीं, उनको तो मैं कॉल करके कह नहीं सकता। क्यों? कि अभी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ये सब अगर करना चाहता हूँ तो मैं उनके ऊपर बर्डन ना बनूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की है। मैं उस तरह की फैमिली से नहीं था कि जिनके साइड पे एक पैसे पड़े हों कि अच्छा ये बच्चे को बाहर भेजना है।
और उन्होंने उन पैसों में से पैसे निकाले जिसकी वजह से उनको खुद सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने बहुत सी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता था कि जब मैं गया वहाँ पे, मुझे ये भी फील होता था कि मेरे भाई बहन का शायद जो हक था वो भी मेरे पे लग गया। That's a lot, like काफ़ी चल रहा है कुछ जहन में उस टाइम पे फिर। तो ये उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे जहन में चलती थी कि यार अच्छा वो मेरे पे क्यों पैसे लगा दिए हैं। इतनी यंग एज पे इतनी ज़्यादा सोच किस तरीके से आ रही थी? ये इतना क्या था कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, ये एहसास कि नहीं यार, इवन इफ़ आई एम नॉट लाइकिंग इट, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता बिकॉज मेरे माँ बाप के पैसे हैं, शायद मेरे बहन भाइयों का जो हिस्सा था वो भी मेरे ऊपर लगा। ये इतनी अवेयरनेस कैसे थी? ये आई थिंक जो मैंने बहुत जाते साथ ही वहाँ पे ना मुझे आइडिया हो गया था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और काफ़ी हद तक मुझे पाकिस्तान में पता था। और मुझे पता है मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं शुरू से, कि मुझे पता है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया है और जो प्यार मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, मैं अपने इर्द गिर्द देखता था। पेरेंट्स जो मेरे पेरेंट्स हमारे लिए करते थे, हम बच्चों के लिए, हम बहन भाइयों के लिए, वो बाकी पेरेंट्स को मैं करते नहीं देखता था। कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो पापा मुझे कहते थे गाड़ी तुम ले जाओ, आई यूज़ उबर और आई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। और जब मैं देखता था यार इतना ज़्यादा कि मुझे कहना पड़ता है कि यार बस कर दें, अपने ऊपर भी लगा लें कुछ, तो वो फिर मैंने अपना एक पर्पस बना लिया कि यार अच्छा मैंने ज़िंदगी में जो मेहनत करनी है वो अपने पेरेंट्स को कंफर्ट देने के लिए करनी है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू अचीव इन दिस लाइफ। तो क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी है आपके ऊपर या था उस वक्त? नहीं, फाइनेंशियल जिस तरह मेरा जो अपना एक हमारा घर है उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे नहीं है। ओके, ठीक। लेकिन ये आपको खुद एहसास था? हाँ, खुद एहसास था। और एहसास इस चीज़ का था कि यार अच्छा वो सर्कल अगर चल रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब ना करूँ, बल्कि उसमें ऐड करूँ, उस पर ऐड करूँ, किसी तरह वैल्यू ऐड करूँ। तो यही था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कह सका कि मुझे ना ये छोड़ के आना है। तो फिर मैंने ये अपने आप को कहा कि यार नमीर अगर तो करना है ना तो फिर ये है कि मास्टर्स ख़त्म करो और अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन बनाओ। और फाइनेंशियल क्वेश्चन जब बन जाएगा इतना कि एक साल तुम कुछ ना भी करो और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे फूशिया मैं मेंशन करूँगा, मैं बहुत इंटरव्यू सुनता था न्यू कमर्स के, जो आप प्रोफाइल इंटरव्यूज़ लेती हैं, और मैं बेसिकली ना उसको एज ए होमवर्क, अब मुझे पता है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुपरफिशियल होती हैं, लोग नहीं सही बताते और नई चीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पॉइंट पे आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा यहाँ पे इसके साथ ये इशू था तो इसने ये किया। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे आपके प्लेटफॉर्म पे और भी जो प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होते थे, उन इंटरव्यू से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और मैं तो चीज़ें प्लान करता था प्रॉपर। तो इंटरव्यू से क्या हेल्प हुई आपको कि मतलब पिकिंग अप की स्ट्रगल कितनी है और लोगों ने कैसे स्ट्रगल में क्या किया, कि स्ट्रगल क्या होती है और मेजर हर्डल्स क्या हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इन दिस इंडस्ट्री। तो वो जो मेजर था मुझे, जो मैंने उसमें से पिक किया कि यार फाइनेंशियली आई कांट रिलाई ऑन दिस फील्ड, वरना और धक्के पड़ेंगे, बर्डन पेरेंट्स पे जाएगा, तो पेरेंट्स भी क्वेश्चन करेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, राइट। तो फिर मैंने अपने आप को गोल दिया कि यार मास्टर्स करो, पैसे बनाओ और फिर जाओ पाकिस्तान और फिर पेरेंट्स से बात भी करो। तो उस वक्त तक आपने किसी को खबर नहीं होने दी थी? नहीं, मैंने अपने पापा से बात की थी, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में था मैं। तो मैंने उन्हें तब बताया था कि मेरा इंटरेस्ट है। तो मुझे पापा ने ये कहा था कि तुम, आई नो कि तुम स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेते हो और ना लोगे, तो अगर तुमने ये सोचा है ना तो मुझे पता है तुम कर लोगे। ठीक है, दैट वाज और उनको पता था कि मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने मास्टर्स पर जॉब स्टार्ट कर दी वहाँ पे और डॉलर्स बनाना स्टार्ट किया और अपने एक्सपेंसेस बहुत कम रखे हुए थे मैंने। बेयर बेसिक। या जो एज ए स्टूडेंट मेरे एक्सपेंस थे मैंने वही रखे हुए थे। मेरे दोस्त वगैरह ट्रिप्स पे जाते थे, मैं नहीं जाता था कि मुझे सेव करना है, मुझे पाकिस्तान जाना और ये चीज़ें करनी है। और क्या क्या चैलेंजेस थे उस वक्त, या और क्या अपनी चीज़ें जो आप कर सकते थे नहीं की बिकॉज यू वर एमिंग फॉर समथिंग बिगर? अच्छा, मैं अपने मामा से भी यही कहता हूँ कि मेरी जो मामा लाइफ स्टार्ट हुई है वो 23 ईयर्स के बाद से हुई है। मैं 23 साल का हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी सिर्फ इतनी ज़िंदगी जी है, क्योंकि ये वो टाइम था जब मैंने अपने बारे में खुद ही सोचना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए और मतलब लाइफ क्या है और पर्पस क्या होता है लाइफ का, वो सब मैंने कनाडा में रह के सीखा और वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। उससे पहले आई वाज जस्ट
डूइंग वट एवर वॉज कमिंग माई वे, या जो मुझे बताया जा रहा था कि ये करना है वो करना है, तो मैं वो करता जा रहा था. तो कनाडा हैज़ प्लेड हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. और चैलेंजेस वहाँ पे सबसे बड़ा जो था कि मैं फैमिली से दूर था. तो वहाँ रह के ना राबिया मुझे वैल्यू समझ आई फैमिली की, कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है, कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके बहन भाई और आपके पेरेंट्स. और उसने मुझे बड़ा एक इमोशनल इंसान बना दिया कि मैं बड़ी छोटी छोटी मोमेंट्स के लिए ना फिर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी मैंने. कि अब फिर इवन के फ्रेंडशिप्स, मैंने फ्रेंडशिप्स को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था. वहाँ पे जाके जब दोस्त नहीं बने ना, तो फिर मुझे हुआ कि यार हिट हुई चीज़ कि दी मतलब कि जो दोस्त हैं ये ब्लेसिंग्स हैं. कि अगर ये ना हो तो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा वॉइड है ना, कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कांट टॉक टू योर पेरेंट्स और इवन टू योर सिबलिंग्स, एंड योर फ्रेंड्स आर देयर जो आपके साथ बैठेंगे, जो आपकी सुनेंगे, और आपको, क्योंकि एक साइड आपकी ऐसी है जैसे दोस्तों को पता है, फिर वो आपको बताएंगे. तो ये वैल्यूज़ मुझे वहाँ जाके इन छोटी छोटी चीज़ों की हुई. इवन फिर फाइनेंसेस कभी ज़िंदगी में मैनेज नहीं किए थे, वो वहाँ जाके मैनेज किए, तो वो एक हर्डल थी. फिर स्ट्रेस इतना था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो गया. किस चीज़ का था? Being away from family, being away from friends. I left a certain Basically, life. being alone was getting Alone, to you. and then on top of that, I left a certain lifestyle in Pakistan. जो कि पाकिस्तान के लिहाज से I was living a very good, happy life. जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं, घर है अपना. वहाँ पे जाके जब मुझे रेंट पे रहना पड़ा, एक छोटा सा कमरा होगा, ग्रॉसरीज करनी पड़ी. आई वाज शेयरिंग अपार्टमेंट, रूम भी शेयर कर रहा था मैं. तो जब मुझे ग्रॉसरीज भी खुद करनी पड़ी, यूटिलिटीज़ पे करनी पड़ी, तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया एकदम से. ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है. मतलब मेरे सर पे छत नहीं है. मुझे घर की वैल्यू का अंदाज़ा हुआ कि अच्छा पापा ने कितनी मेहनत करके बनाया ये. तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई स्टार्ट. फिर स्ट्रगल की. ग्रॉसरी में फूड डिलीवरीज करता था. अच्छा. आई यूज्ड टू डू उबर राइड, पढ़ता भी था और फूड डिलीवरीज करता था. फिर वहाँ पे एक अलग इमोशंस हिट होते थे. जब मैं डिलीवरी कर रहा होता था, लोग टिप देते थे, तो मैं कहता था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं फिर उस चीज़ का स्ट्रेस होना कि मेरी लाइफ क्या थी, क्या होगी, और क्या सोच कर आया था कि कैसी जगह पे रहूँगा. मैं तो बड़ी एक पोस्ट स्टूडेंट रेजिडेंसी देख के आया था कि यहाँ पे रहूँगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, दोस्तियाँ होंगी, और तो वो कुछ भी नहीं हुआ. रियलिटी हिट हुई, और फिर उसकी वजह से माय स्टमक गॉट अपसेट. मैं हॉस्पिटलाइज हुआ 2 दफ़ा. और वो पेरेंट्स को नहीं बताया हुआ था. और डॉक्टर्स कहते थे इट्स वेरी कॉमन अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि वो आते हैं. तो फिर वहाँ पे हेल्प सेंटर्स थे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं लोगों के साथ जाके बात करता था, उनको बताता था. तो उन चीज़ों ने हेल्प. तो बहुत एक जो पूरा फेज़ था अपने आप को पहचानने का, पेरेंट्स से दूर होने का, और फाइनेंसेस को मैनेज करने का, पैसे कमाने का, पढ़ने का, वो मेरा रॉक बॉटम था. सो बीइंग इन कनाडा, जो लोगों को लगता था कि पार्टी कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था. रॉक बॉटम हिट किया हुआ था मैंने, और मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ. एक कॉफ़ी पीने के लिए आई यूज्ड टू थिंक यार अच्छा पीऊँ ना पीऊँ. ग्रॉसरी से पैसे बचाने के लिए आई यूज्ड टू वॉक लाइक 4-5 किलोमीटर्स कि अच्छा उस ग्रॉसरी स्टोर से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, आई विल गो देयर. लेकिन किसी पॉइंट पे ये क्यों नहीं हुआ कि बस बहुत हो गया यार, घर जाऊंगा, अम्मा के हाथ का पराठा खाऊंगा और पाकिस्तान में अपनी वापस कॉर्पोरेट जॉब ले लेता हूँ. राबिया सोच नहीं सकता था ना. सो अगर सोचता भी था तो ये होता था कि जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि ट्यूशन फीस तो पेरेंट्स ने दी थी, कि अगर इतने वो सब पैसे ज़ाया चले जाएंगे, और इट वाज अ बिग अमाउंट. और उन्होंने तो कभी ये चीज़ एक रिग्रेट में या एक नेगेटिव फीलिंग में नहीं हो गई कि क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं किया कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत से नहीं मैं घबराता. मेहनत का मुझे वैसे ही शौक है. जिस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा मुझे टेंशन होगी उल्टी कि यार मैं अच्छा अपनी लाइफ वेस्ट कर, और वो बेशक एक ही दिन हो. तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप ग्रोसरी देने इतना लंबा वॉक करके जाते थे ताकि पैसे बच सकें, ट्रिप्स पे नहीं जाते थे, कॉफ़ी पीने से पहले सोचते थे, हालांकि बाहर कॉफ़ी इतनी महंगी नहीं होती है जितनी महंगी पाकिस्तान में है बाय द वे. तो और क्या ऐसी चीज़ें की? बिकॉज मुझे लगता है कि इस तरह की एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देना
बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल की यंग लड़के लड़कियों को के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग तो काफ़ी दफ़ा आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, एंड देन इवेंचुअली यू डू गेट समवेयर। जैसे आप भी तो पहुंचे ना। आई एग्री। मुझे लगता है कोई कि ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी या 4-5 भी आप बता सकें जो वाकई एक भागदौड़ है। भागदौड़ यही थी राबिया के, एक तो मैं एक ऐसे शहर में था जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, वो फ्रेंच। कहाँ आप? टोरंटो? मॉन्ट्रियल में ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है, तो मुझे जॉब्स नहीं मिलती थी और जॉब्स लेने की प्रॉब्लम, क्योंकि आप बोल नहीं सकते थे। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आया था तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक ओके मैं किसी कूल सी कॉफ़ी शॉप में जॉब करूंगा। एक तो फिल्मों और ड्रामा और बुक्स ने हमारा वो भी खराब किया कि भाई कुछ नहीं होगा, बड़ी कूल सी जॉब मिल जाएगी। वहाँ बैरिस्टा भी इज आल्सो वेरी गुड। टोरंटो में मिल जाती इंग्लिश स्पीकिंग सिटी थी वो, और यहाँ पे फ्रेंच का मसला, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। पहले जब उन्होंने सबसे पहली जो जॉब थी वो किचन क्लीनिंग की थी, और मुझे याद है मैं किचन साफ कर रहा था और मैं रो रहा था। और वो मैंने वो फर्स्ट डे था और लास्ट डे था। आई कॉल्ड पापा एंड आई वाज लाइक पापा मैं जॉब मिल गई है लेकिन किचन में सफाई की मिली है। तो पापा कहते हैं कि बेटे कुछ और देख ले, ये तो तू ना कर क्योंकि तू नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि तेरी पढ़ाई भी इफेक्ट होगी इससे, तू कुछ और आदत नहीं होती ना, हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है और बहुत आई थिंक फिजिकली भी बड़ा स्ट्रेनुअस काम है। मतलब करने वाले कर रहे थे और मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरी एक जो सोच है ना, मुझे ये होता है कि अगर मेरे इर्द गिर्द चीज़ें अच्छी नहीं हो रही या मेरे कभी उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं या मुझे अभी पता हो कि पीछे मेरी वार्डरोब है ऑल मेस्ड अप है, तो मुझे यहाँ बैठे टेंशन होती रहेगी। मुझे लगेगा कि मैं बहुत ही मेस्ड अप इंसान हूँ। तो वो वर्किंग इन अ किचन वाज अफेक्टिंग मी इन अ वे कि यार माई लाइफ इज़ नॉट सॉर्टेड, कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका मुझे पता था कि मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने अपने पापा से बात की। और जो फूड डिलीवरीज थी वो मुझे पता था कि मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेरे आवर्स मेरे हैं और मैं जब दिल करेगा करूँगा, और रेस्टोरेंट जाके पिक करके डिलीवर करना तो ये फूड डिलीवरी थी। या और बता रहे थे कुछ फूड डिलीवरीज और फैमिली से दूर होना, फाइनेंसेस मैनेज करना। अच्छी बात आपकी ये लग रही है ना मीर कि इट्स नॉट अबाउट डिमीनिंग अ जॉब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, और एनीथिंग वो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत से कतराएं, आप मेहनत उस चीज़ पे कर लें जो आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं कर रही है, एंड यू फिगर इट आउट कि वो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यहाँ का क्योस शायद मेरी मेंटल हेल्थ पे नहीं सूट कर रहा। वो मेरे लिए उसने क्या करना था, मेरे लिए लिमिट सेट कर देनी थी कि मैं ये सर्टेन चीज़ नहीं अचीव कर सकता। तो ये मेरे साथ यही रहा है, और अभी आगे जाके हम प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे तो उसमें भी यही था कि मैंने अपने लिए एक बार सेट की हुई थी कि अगर ये होगा तो होगा, वरना मैं अगर इस लेवल से स्टार्ट करूँगा तो मैं नहीं कर सकता। तो इस सब में एक्टिंग कहाँ से बीच में आ गई, या मॉडलिंग कहाँ से आ गई, या उसका ख्याल कहाँ से आ गया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू? तो उसमें ये था कि मैं अकेला अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं कॉफ़ी पकड़ता था और मैं ना वॉक के लिए निकल जाता था, और फिर सोचता रहता था, लोगों को देखता था कि इनकी क्या लाइफ चल रही है, कैसे चल रहा है, और फिर क्वेश्चंस आते थे ज़हन में। और मैंने बेसिकली बुक्स, सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं ज़्यादा बुक पूरी नहीं पढ़ता था, मैं समरीज ही सुनता था यूट्यूब पे। इतना पेशेंस है कि मैं बैठ के बुक पढूं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार हर इंसान के अंदर ना एक बाय बर्थ एक गिफ्ट है जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आपके अंदर दिया हुआ है। ओके। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो मैंने ना उसकी सर्च शुरू की कि यार अच्छा ये क्या गिफ्ट है मेरे अंदर जिसके लिए मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी बल्कि मुझे एडवांटेज होगा उस चीज़ का। तो बाकी फिर अपनी लाइफ के बारे में ना मैंने पूरा कह लें कि बर्ड्स आई व्यू कि बचपन से लेके अब तक क्या क्या चीज़ें चलती रहीं, कौन सी चीज़ें मैंने एंजॉय की और क्या हुआ। और ना 2000 में आपको बता रहा था कि मैं जॉब करता था और मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की थी कमर्शियल्स के लिए कि मुझे कमर्शियल्स वगैरह मिले। तो मैंने वो क्यों ज्वाइन की थी? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, लाइक बिकॉज़ आपका तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं बताया कि मुझे कैमरे के सामने रहने का शौक था, तो बस आपने कहा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जॉब तो चल ही रही है तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। या आसपास कुछ लड़कियां वड़कियां कहीं के अच्छे लग रहे हैं, आप गुड लुकिंग है, वो तो चलता वगैरह हो रहे थे, वो तो बचपन से उसने भी थोड़ा सा ऐड किया। वो तो बचपन से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, वो चीज़ ऐड होती थी, फिर उस कॉम्प्लीमेंट्स को मैं एक्सेप्ट करता था और फिर अपने ऊपर और मेहनत करता था कि यार अच्छा इसको ना
और अपने आप को ग्रूम करता हूँ और प्रेजेंटेबल बनते हैं। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता था कहीं पे भी जाते हुए कि मेरे ऊपर लाइमलाइट होके आ रहा है, बड़ा तैयार होके आया हुआ है। ओके। राइट। तो इस मैंने एजेंसी ज्वाइन की, मुझे कमर्शियल मिली पहली 2017। ओके। 2017 आई वाज माय फर्स्ट टीवीसी, फर्स्ट एवर लाइक वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और वो आसिम रज़ा के साथ थी। नॉट बैड। या और बड़ा एक छोटा सा कह लें कि एक्स्ट्राज में था, और मुझे ना उसमें कह लें 4 से 5 सेकंड का मेरा एक फ्रेम था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और वो बड़ी ना एक ensemble कास्ट थी उसकी, कमर्शियल थी ब्रांड की, और लॉन्ग कमर्शियल, रमज़ान की कमर्शियल थी। मैंने वो एक्सपीरियंस किया था, मैं पूरा दिन सेट पे था और बड़ा मज़ा आया था। तो जब मैंने कनाडा में अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया, तो पूरी लाइफ में एक वो वाहिद दिन था जिसके बारे में मुझे लगता था यार आई वाज वेरी हैप्पी। ओके। और फिर उस वक्त ना मैं एक थ्योरी थी, लिंकिंग डॉट थ्योरी, ओके। जिसको मैं ना बड़ा लाइफ में यूज़ Follow करता करते था, अभी भी करता हूँ। और वो ये कहती है कि आपकी लाइफ में जो लोग आते हैं और जो इवेंट्स होते हैं, वो उनको आप ना एक डॉट कंसिडर करें ठीक है। और फिर उनको लिंक करें। सही है। ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर पीछे से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है, वो डॉट्स। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा कि यार अच्छा ये वो डॉट है और ये क्यों है। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, और कि आसिम रज़ा से मेरा इंटरेक्शन हुआ क्यों हुआ, और कनाडा आने से पहले ही क्यों हुआ, और कनाडा आके अगर मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुई कि यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, और अगर उससे पहले अल्लाह ने मुझे एक एक्सपीरियंस दे दिया, तो आई कनेक्टेड दोज इवेंट्स कि अच्छा पाकिस्तान में रहता तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली उस तरह नहीं कर पाता। अल्लाह ने मुझे भेजा कनाडा पैसे जमा कि करो। पैसे जमा करो, अपने आप को सॉर्ट करो, और वो एक्सपीरियंस भी दे दिया कि जिससे मैं अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कर सकूं। और वहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार अच्छा मुझे ग्रूमिंग का शौक़ है, अच्छा पहनने का शौक़ है, शॉपिंग करने का शौक़ है, अपने ऊपर पैसे लगाने का शौक़ है, जिम करने का शौक़ है, सेल्फीज लेने का शौक है, पिक्चर्स लेने का शौक़ है। मैंने कहा पीछे क्या रह जाता है। मैंने कहा ये तो मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें तो मैं शौक़ से करता हूँ, और अगर यही मेरा काम बन जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। और फिर ड्रामाज देखना शुरू किए, और मतलब वहाँ से मुझे एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई कि अच्छा ये वो चीज़ है जो मैं शौक़ से करूँगा। तभी ड्रामों की तरफ नहीं गए थे, मॉडलिंग की तरफ गए थे आप? या ड्रामे पे सोच लिया था? करना यही था कि मुझे ड्रामाज में आना। अच्छा, लेकिन मॉडलिंग सिस्टम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में एक वो प्रोसेस नहीं है ना कि अच्छा अगर आपने करना है तो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस था, मुझे बस चैनल्स का पता था, और जो एक्टर्स हैं उनका आइडिया था, उनके इंटरव्यू सुन लेता था। मुझे बस ये कहते थे कि एक कराची में एक जगह है जहाँ पे ना प्रोडक्शन हाउस लाइन में बने हुए हैं, तो आप बस वहाँ पे चले जाओ। कौन सी जगह है जहाँ लाइन से बने? पता नहीं कौन सी, मुझे आज तक नहीं मिली। अब सारे प्रोडक्शन हाउसेज अलग अलग राइट, ओके, कि ना है, बस आप वहाँ पे जाओ, डोर टू डोर जाओ, आपको मिल जाएगा और इस तरह। तो ये वहाँ पे कनाडा में मैंने इस तरह आइडेंटिफाई किया कि ये मुझे करना है। फिर उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग राबिया मैंने की, मैंने विजन बोर्ड बनाया कि अच्छा सीरियसली ये होगा, इस तरह होगा, इस तरह करना है, कि प्री रेक्विजिट्स मैंने अपने लिए डिफाइन किए कि क्या क्या है। एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड यू, मतलब किसी ने आपको सिखाया नहीं था, ये सब आपकी अपनी इनिशिएटिव था कि मुझे ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपने अपना पाथ खुद बनाया? या अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पीछे ना जो ड्राइविंग मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़ी भी होगी कहीं पे, वो आप रखें यार वो पड़ी हुई है। वो कितनी आज से 10 साल बाद आप देखेंगे तो इवन अभी भी कितने साल हो गए ना, 5 और उस विजन बोर्ड में जो सबसे बड़ा एक पिक्चर थी वो उसी सेट की थी। 2017 का जो मेरा कोक कमर्शियल की मैंने पिक्चर ली हुई थी, उस सेट की पिक्चर थी, जो मैंने ना लाइट्स और सब इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, उसकी पिक्चर ली थी, तो वो लगाया हुआ था मैंने। नाइस, मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ यार। तो वो बड़ा ना एक मेरा विजन बोर्ड था, उसमें चीज़ें थी, उसमें पेरेंट्स थे, उसमें मेरा ये पिक्चर थी, इसकी एक्टिंग करियर की पिक्चर्स थी, फिर जो प्री रेक्विजिट्स थे उसकी तस्वीरें थी, और फिर एक साइड पे कैनेडियन पासपोर्ट था, एक साइड पे पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उनकी भी पिक्चर्स थी कि यार ये तो करना है, तो ये चीज़ें तो उसके जब पता हो ना कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है, तो मेरे ख्याल में आप फिर जब प्लान करते हो ना, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम,
और आपको पता होता है कि यार मैं विजिलेंटली कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आई एम सो ग्लैड यू आर शेयरिंग दिस बिकॉज आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने प्लान्स को ज़्यादा बेहतर सॉर्ट आउट करना शुरू करें, स्पेशली जो अब जनरेशन आ रही है, बिकॉज अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब थिंग्स हैव बिकम मोर प्रोसेस्ड और अब कंपटीशन भी है, चीज़ें आसान भी हैं और आसान नहीं भी हैं। राबिया मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जो एक मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिम है, अगर जिम कोई बस एक्सरसाइज करने जा रहा है ना और कोई गोल नहीं है या कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, या जिम जाने का पर्पस नहीं है, तो वो उस फोकस के साथ और उस मेहनत के साथ जिम नहीं करेगा। आपने तो आज मुझे ना वो कर दिया मैं क्योंकि मैं इसी तरह जाती हूँ, कभी कभी एक्सरसाइज कर लूँ तो अब आई विल हैव अ फोकस। नहीं वही तो डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है। इम्प्रेस्ड मी, सो आपने मुझे इंस्पायर कर दिया। अब मैं अपना एक गोल सेट करूँ, मुझे खुद पता नहीं है अभी कि क्या गोल होगा, बट आई हैव डिसाइडेड कि शायद दैट विल हेल्प मी गो टू द जिम मोर। बट कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। So you're the middle child. I am the middle child. Okay, तो बहन तो आप सबकी लाडली होंगी। बहन सबकी लाडली और मैं तो उसको अपनी बेटी की तरह, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है, 4 साल का डिफरेंस है, और मैं उसको अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। और ऐसे ना बोले आप। हाँ You're so young, you're so I am young myself, लेकिन तो कितना मजाक उड़ाते हैं? बड़े भाई ज्यादा उड़ाते हैं, बहन ज्यादा उड़ाती है मजाक? ओ मैं मेरे घर में मैं होता हूँ तो मैं सबका मजाक उड़ाता हूँ। नहीं आपकी एक्टिंग का वो जो प्रोजेक्ट अच्छा एक्टिंग का, या और दे आर वेरी वेरी इमोशनल एंड सपोर्टिव अबाउट। अच्छा एक्टिंग का ना, जब मैं कहता था कि मुझे एक्टर बनना है और मैंने पाकिस्तान आके फैशन से स्टार्ट किया, और क्योंकि उसी की पहला गिग ही मुझे वहाँ से मिला था, तो मेरे पेरेंट्स को लगता था और बहन भाई को लगता था कि ये तुम एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये फैशन तक की तो हद तक तो ठीक है, जाके तुम गए पोज किया, अच्छा पहनते हो, अच्छे दिखते हो गया। और मैं खुद भी एक सेल्फ डाउट था कि यार कैसे मैं एक्टिंग करूँगा और किस तरह, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट और एक बड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए। तो मुझे याद है कि जब मुझे मैं मिला था और सब खुश थे, और कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि ना तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम कर पाओगे ये। घर में सब, हाँ घर में सब, बस वो उनको होता था कि अच्छा यार ये कुछ कर रहा है, कि हर एक आधे महीने बाद ना एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको भी मोटिवेट करती थी कि अच्छा इस ब्रांड के लिए काम किया है, प्रोग्रेस। ये बड़ा एक ना साइलेंट प्रेशर है ये जो आप बता रहे हैं। अच्छा उस टाइम तो कोई मुंह पे कह नहीं रहा, बट शायद डाउट है यार, बोले इसको छेड़ो नहीं, बट कोई इंकरेज भी नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि जो कि मुझे लगता है कि बच्चों को समझ लेना चाहिए, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो उनके आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक लाइफ में पॉइंट आता है जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको अपने बच्चों से कोई रिटर्न मिले। इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। अब रिटर्न इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस या रिटर्न इन द सेंस के कुछ बच्चा ऐसा करे जिससे माँ बाप प्राउड फील करें? दोनों दोनों होता है, किसी भी तरह की एक फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, और एक प्राउड करने वाली बात हो जाए तो वो तो फिर एक बहुत ही, आप कह लेंगे आपने नेक्स्ट लेवल अचीव कर लिया। तो ये बच्चों को ना रियलाइज़ करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है मैंने रियलाइज़ किया हुआ था। और खैर हम कहाँ थे, आप बताए थे कोई बोलता भी नहीं था कि तुम बहुत बड़े एक्टर और अच्छे एक्टर, फिर आपको मैं मिल गया। तो मुझे मैं मिला था और मैं का स्पेल ख़त्म हुआ, उसमें एक आधा सीन था मेरा उस्मान पीरज़ादा के साथ, वो बड़ा अच्छा लगा बदर भाई को भी। और वहाँ शूट करते हुए जब शूट ख़त्म हुआ था ना, उसके मतलब सीन के बाद एवरीवन ऑन द सेट दे क्लैप्ड फॉर मी, इवन उस्मान सर ने भी क्लैप किया। और फिर उसके बाद ना इन्होंने उसका ना रॉ एडिट बनवाया, अभी जब शूट चल रहा था, क्योंकि अभी तो बहुत अर्ली स्टेज थी, और वो रॉ एडिट बना के फिर उन्होंने मुझे दिखाया, और मैंने उनसे रॉ एडिट ले लिया कि ना मुझे दिखाएं, मैंने देखना है। वो मैंने ले लिया, मैंने देखा, मैंने कहा यार अच्छा स्कोप है थोड़ा ना, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए लेकिन स्कोप है। तो मैं स्पेल ख़त्म करके गया उधर लाहौर, मैंने पापा को दिखाया, और तब तक ना मैंने पापा मामा के रूम में एक बड़ी LCD ला के लगा दी हुई थी, LED। मैंने कहा पापा यहाँ पे बैठ के ना आप दोनों ने TV देखना है और मेरा ड्रामा आएगा। आई थिंक ये बात है मार्च अप्रैल मई की बात है। और मैंने कहा आप लोगों ने देखना है, मैंने उनको ना दिखाया अपना सीन, उन्होंने मेरा सीन देखा और मुझे दे दिया, और मुझे कहते कि बेटे तेरा करियर ना बन गया। कहता इससे पहले ना मुझे नहीं था कि तू एक्टिंग कर सकता है, और मैंने कभी तुझे मुँह पे आके नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने देख के कह दिया कि अच्छा नहीं,
या तुम बुरा कर कहा सकते हो। मैं कि अगर तुम उस्मान पीरज़ादा के सामने ऐसा कर सकते हो ना, तो फिर मतलब कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा ना अब करियर बन गया, अब तुमने टेंशन नहीं लेनी। तो वो जो एक उनसे मुझे मिल गई थी ना एक वैलिडेशन, Yeah. आई थिंक उसने कहीं ना मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा अगर पापा ने कह दिया ना, क्योंकि मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है पूरी लाइफ। ही स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 13 Okay. कि उनके फादर की डेथ हो गई हुई थी उनके। क्या करते थे आपके वो? खैर उस एज में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। बड़ी ऑड जॉब्स भी किए हैं उन्होंने, और फिर वो पढ़ते भी थे, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखना, ही वॉज द एल्डेस्ट। Okay. और उसी एज से उन्होंने कमाना भी शुरू किया, उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया, खुद मास्टर्स तक बैचलर्स तक उन्होंने किया, और इन द एंड मतलब उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था इतना Okay. अच्छा कि तो उनका अपना उन्होंने- बिजनेस था? हाँ, वो तो उन्होंने आके 85 86 में, उससे पहले वो जॉब? उससे पहले ही वाज प्लेइंग एज ए प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर। ओह, आई डिडंट नो दैट। या लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेले, नेशनल लेवल पे थे। बात वही कि उनके वो कॉन्टैक्ट उस तरह के नहीं थे, बैकिंग नहीं थी, तो वो फिर एक सर्टेन लेवल तक गए। तो मैं उनसे पूछता था कि मैंने कहा पापा आप क्यों खेलते थे, ये कहते कि बेटे मुझे से पैसा कमाना था, तो जहाँ से आ रहा था मैं कर रहा था। ओके। तो वो हॉकी इसलिए खेलते थे कि वहाँ से उनको पैसा आता था, रेलवे की तरफ से खेलते थे, ओके। उनको वो पैसे मिलते थे, और उससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते थे, अपने आप को भी सपोर्ट करते थे। और फिर उसके बाद करते करते पुलिस में भी रहे थोड़ी देर, उनकी दादी को पसंद नहीं आया, उन्होंने पुलिस छोड़ दी, और फिर उसके बाद बिज़नेस की तरफ वो आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री बनाई, और जब तक मैं पैदा हुआ था ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। दैट्स माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोची थी पेरेंट्स हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह उनकी छोटी छोटी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही है या हमारी सोच का हिस्सा बन रही है। अब आप जब मुड़ के देखते हैं तो क्या कोई 2-3 चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि सम थिंग्स दैट यू न्यू कि मुझे बाबा की या मामा की ये बात अच्छी लग रही है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, या कुछ चीज़ें जो आप बहुत एडमायर करते थे? एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल? पापा के बारे में तो फॉर श्योर है, मामा के बारे में भी हैं। पापा के बारे में ये है कि ही वाज अ फाइटर, एक सिंगल मैन, वन मैन आर्मी होना और सक्सेसफुल उसमें हो जाना, और ख़ुद भी अपने आप को उस फाइनेंशियल स्टेटस देना और अपनी फैमिली को भी देना, और फिर आगे अपनी शादी के बाद अपने बच्चों को करना, ये सब करना। तो वो तो एक जो उनसे मुझे चीज़ मिली कि यार अच्छा, जो मर्जी मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में आए, अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट इन योरसेल्फ, तो आप कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आई रिमेंबर पापा मुझे ये कहते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मुझे कहते थे तुम टेंशन क्यों लेते हो जाएगा। मतलब हो जाएगा का मतलब वो मुझे फिर समझाते थे, मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस बैठे रहो, हो जाएगा, कि अपने एंड से काम मेहनत करो, बाकी फिर हो जाएंगी चीज़ें, उसकी तुम फिक्र ना। तो एक वो जो फाइटर स्पिरिट है ना, वो मुझे उनसे मिला, एक वो जो मेहनत करने की लगन है वो मुझे उनसे मिली। एंड फिर दूसरी जो उनसे मुझे चीज़ मिली, द लव दैट आई हैव फॉर माई फैमिली, वो मुझे उनसे मिला, क्योंकि आपने उनको देखा मैंने कि वो कितना अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट रखते हैं। उनसे देखा, और फिर मैं उनके जितने भी दोस्तों से, माई पापा हैड लाइक ह्यूज सोशल सर्कल, बिग सोशल सर्कल। उनका मतलब लाहौर में कोई भी काम पड़ता था उनके जानने वाले होते थे, और वो हमारे लिए काम कभी मुश्किल नहीं हुआ लाहौर में। तो इतना बड़ा सर्कल था। मैं जिस इंसान से मिलता हूँ पापा की डेथ के बाद, वो पापा की तारीफ़ करता है कि वो यारों का यार था। तो वो जो चीज़ है कि उनसे ये सीखा है कि जो तुम्हारा असल एसेट है इस दुनिया में, वो तुम्हारे रिलेशंस हैं। वो तुम्हारी वो जो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे पास ये गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास वो घर है। कहते ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है नमीर। कहते कि जो तुम्हारा ज़िंदगी का असल एसेट है वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिलीज़ हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करो। मुझे कहते थे मैं अकेला था, मेरे साथ जो लोग खड़े हुए वो मेरे दोस्त खड़े हुए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर एक पॉइंट पे आके अल्लाह ने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं उनकी सपोर्ट बना। तो कहते गिव एंड टेक होता है, लेकिन आपको बड़ा सिंसियर रह के ना अपने रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो नाउ आई सी रिलेशनशिप्स लाइक दिस क्यों, अच्छा आई थिंक कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करनी है, कि उस इंसान के लिए मेरी अभी वो वैल्यू नहीं हुई। क्योंकि आप कोई माने ना माने, लेकिन आपके जो लोग होते हैं, जो इंसान आप देखते हो, आपको कहीं ना कहीं होता है कि यार अच्छा
अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, यू रियली वांट दैट पर्सन टू बी इन योर लाइफ इन वट एवर कैपेसिटी। हाँ, वो फ्रेंड, बॉस, फ्रेंड हो सकता है या कोई भी कुछ भी हो सकता है। और मैं करता हूँ, हाँ। मैं अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगता है, आई लिटरली गो एक्स्ट्रा माइल फॉर देम। मैं एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ। अगर थोड़ी देर बाद पता लगे कि नहीं यार अच्छा मुझे वो रिटर्न नहीं उस तरह से आ रहा उस तरफ से, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अच्छा नहीं, वो मुझे अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाना चाह रहा। तो ये चीज़ मैंने पापा से सीखी। और कि फैमिली का ख्याल रखना, रिलेशनशिप्स को बनाना, कि कल को उन्हीं के ये अल्फाज हैं कि कल को जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो यही लोग हैं जो बेसिकली गवाही देंगे कि यार ये इंसान ऐसा था। ट्रू, सही बात। और यही मुझे उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि अच्छा ही वाज माय डैड। तो ये चीज़ें मैंने पापा से सीखी हैं, मेहनत, लव, फैमिली, फ्रेंड्स, क्या आपका बड़ा। और बेईमानी से उन्होंने हमेशा मना किया कि वो जो चीज़ है वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करती। जिस तरह उनकी लाइफ वो ये करते थे, वो लोगों की हेल्प बहुत करते थे, उनका सर्कल बहुत बड़ा था। तो जब आपका सर्कल, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो ना, तो फिर अगर कोई आपके पास मसला लेकर आता है या आप सुनते हो ना, तो आपको पता होता है कि यार इसका ये वाला मसला ना मेरा वो दोस्त हल कर सकता है। तो वैसे ही रैंडमली लोगों को कनेक्ट करा देते थे कि अच्छा तुम ये कर लो। ही वांटेड टू डू गुड बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल फेस की भी थी। देयर वाज अ पॉइंट इन हिज लाइफ where he was looking for that support, where he was looking up to someone कि यार अच्छा ये बंदा अगर मेरी हेल्प कर दे ना, मुझे हल्का सा पुश दे दे, मेरा ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जब आप इस फेज से गुजरे होते हो ना, तो यू हैव एम्पैथी, आप एम्पैथाइज कर सकते हो। तो वो उनमें जो एम्पैथी थी ना, वो भी मैंने उनसे पिक की। और शायद जो मैं अपनी लाइफ में इतनी जल्दी इतना सीरियस हो गया, वो उसके पीछे रीजंस यही थी कि मैं अपने फादर को देखता था मेहनत करते हुए, और मुझे होता था कि यार 13 साल की एज से काम कर रहे हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं। मुझे होता था कि यार मैंने 1 साल काम की, जॉब पहली साल था ना, तो मैंने कहा था पापा से, कहा था मैंने, पापा कैसे आप कर रहे हैं? कहते बेटे होते आदत हो गई है, होते मसला ही नहीं है गया। तो इस तरह ना मुझे कहते थे। तो फिर मैंने कहा पापा जी आप देखना, मैं आपको ना कंफर्ट दूंगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप बस ये ज़हन में रखें कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो वो फिर मुझे मामा बताती हैं कि वो ना बड़ा पापा खुश होते थे, तुम्हारे सामने नहीं शो करते थे। ये कहना बहुत बड़ी बात है, यही तो माँ बाप सुनना चाहते हैं, चाहे बच्चे करें नहीं करें। आई थिंक माँ बाप ये सुनाते हैं। कितना मुश्किल था व्हेन ही पास्ड अवे? उफ, बहुत मुश्किल था। ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। आप बता रहे थे कि आप अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते उनके जाने के बाद। मैं उन कज़न्स में से कह लें कि फैमिली में था कि जो हर फैमिली में शुगर लगाना इवेंट पे, डांस करना, शादी आ रही है। अभी मेरे भाई और बहन की शादी हुई है, जनवरी में भाई की थी, बहन की अभी हुई है। तो मैंने किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया। वो अंदर से दिल ही नहीं करता करने को कि वो एफर्ट डालूँ इन चीज़ों में। और मतलब उस तरफ से वो कोई अट्रैक्शन नहीं होती कि यार अच्छा मैं ये चीज़ें करूँ। तो बड़ा मुश्किल था। मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई गोल है, आप वो अचीव करना चाह रहे हो, और जिसके लिए आप करना चाह रहे थे वो ही नहीं रहा, तो वो फिर आपको ना बड़ा, क्योंकि उनके साथ ना मेरी दोस्ती थी। हाँ, मुझे लग रहा है जितना मुझे पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा था, और अभी आपकी बात भी सुन रही हूँ, तो आप होता है हर बच्चों का अपने माँ बाप के साथ होता है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिलेशनशिप, यू नो, और ये बॉन्ड आपका उनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो वही मुझे हिट कर रहा है कि must have been a very very difficult time for you। या बहुत मुश्किल था। मतलब आप ये कह सकते हैं। और आप मैं भी शूट कर रहे थे, मैं भी शूट कर रहा था, और दिस वाज आउट ऑफ, इट हिट अस आउट ऑफ नोवेयर। मैं अपना स्पेलिंग नॉर्मली ख़त्म करके आया तो और भी ज़्यादा शॉकिंग होता है। वो एकदम से ही, आई थिंक विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 months हमारी लाइफ चेंज हुई। और वो कहते हैं ना कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने लग जाएँ, मैं ना लाइफ को बड़ा क्लोजली चीज़ों को देख रहा होता हूँ। कुछ ज़िंदगी में कुछ भी होता है या किसी से मैं मिलता भी हूँ या कोई इवेंट लाइफ में होता है, मैं उसके बारे में ना बैठ के बाकायदा सोचता हूँ कि ये क्यों हुआ है। और जब मुझे ये ड्रामा मिला था, मेरी फैमिली में वैसे ही 4-5 और चीज़ें भी ऐसी हुई थी जो कि काफ़ी अर्से से हम चाह रहे थे हो जाए। और फिर बीच में मुझे इतना मेजर ब्रेक थ्रू मिलना आउट ऑफ नोवेयर। मैंने इतने ऑडिशंस दिए थे, मैं रिजेक्ट हो जा रहा था।
और ये जब मुझे मिला और आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार कुछ इतना कुछ कैसे सही हो रहा है, कि क्या हो रहा है। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मैंने सदके वगैरह देना शुरू किए। मैं मामा से बात की, मैंने कहा यार मामा ये, मामा कहती नहीं नहीं तू हमेशा ओवर थिंक करता है, तू छोड़ तू ये। और मैं का ड्रामा स्पेल ख़त्म करके आया तो अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हुई, और जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। कि मतलब जो फादर हैं वो तो वैसे ही एक आपके साथ एक शेल्टर होता है, और उनकी मतलब ऐसे था कि आप कह लें कि क़यामत का मंज़र था जो उनका फ्यूनरल था हमारे लिए। और मैं उन बच्चों में से था जो उनका बड़ा ख्याल रखता था, कि मैं उनको पैम्पर्ड फादर कह लें कि मेरी तरफ से थे वो खड़े हैं, उनके बाल बना देना कि पापा नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, पापा आप ये वाले स्टाइल करें। तो कहते नहीं नहीं तू मैनू हायर ले, मैं नहीं बाबू बन रहा, मैं नहीं बन रहा है, तू टेंशन ना ले, मैं मेरे वही वाले बाल करो तुम। तो बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ उनके साथ। और आई एम ग्लैड कि मैं आपको जिस बताया कि कनाडा ने बहुत रोल प्ले किया है, आई एम ग्लैड दैट आई वेंट टू कनाडा। और वहाँ जाके जो मेरे में चेंज आया था, जो कि हमारे इधर पाकिस्तान में नहीं होता बच्चों में, टू शो द अफेक्शन लव टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, वेन एवर यू मीट दैम गो हग दैम। आपके पेरेंट्स हैं, मुझे फीलिंग है, आई कैन फील दैट, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं फील कर सकता हूँ होल्डिंग माय फादर्स हैंड, गिविंग हिम अ हग। आप बहुत ज़्यादा अफेक्शन मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। आई हैव मैसेजेस जो मैं पापा को भेजता था। इट्स सो नाइस। तो नामिर आपने, आई थिंक अल्लाह ने उनको आपकी तरफ से बहुत मोहब्बत दिखा दी। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है तो यू शुड कम्फर्ट योरसेल्फ, यू नो, कि उनको बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए हैं आपने। तो मुझे लगता है माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक हग, एक मैसेज। या बट वो आप सही कह रही हैं, लेकिन ना क्वेश्चन इंसान आखिर है था, हूँ तो इंसान ना, तो फिर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपका माँ बाप तो मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज़ है जिनके जाने का दुख और उस रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं ना। वो ज़िंदगी के हर लम्हे पे आपको याद आएंगे, हर जगह। तो मैं कुछ भी कह लूँ या आप कुछ भी कर लें, वो एक पेन कांस्टेंट रहता है, जितना आप अटैच थे। तो या अब तो ऐसा है कि जिस तरह कि एक बहुत ही हैवी स्टोन किसी ने आपके हार्ट पे रख दिया हुआ है, एंड यू जस्ट यू नो कि बैक ऑफ द माइंड के नहीं है वो। और ना मेरे साथ एक और बड़ी, मैं क्योंकि फैमिली से दूर था 2017 से, तो अभी जैसा मैं कराची हूँ तो मुझे लगता है कि पीछे सब सही है, क्योंकि आप हैं नहीं ना वहाँ पे। मैं हूँ नहीं। जब मैं जाता हूँ ना घर और मैं रहता हूँ वहाँ पे और मैं चीज़ें देखता हूँ, और हर चीज़ के पीछे मैं ना मुझे बड़ा शौक़ है चीज़ों को सेट करने का, इंटीरियर और ये। तो हर घर में जो चीज़ लगी हुई है उसके पीछे स्टोरी है, पापा मेरी, मामा मेरी। अब आपको यादें आती हैं। तो मैं घड़ी की तरफ भी देख रहा होता हूँ, मुझे पूरी बैक स्टोरी चलती है कि अच्छा मैं पापा के साथ गया था इस मार्केट, हम लेने गए थे और वहाँ पे ये हुआ था कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। But these are such lovely memories. You are so lucky to have these memories, Nameer. हर किसी के पास नहीं होती। कभी माँ बाप बहुत बिजी होते हैं ज़िंदगी में, कभी बच्चे लिफ्ट नहीं कराते या कुछ भी होता है, और फिर बहुत देर बाद आपको एहसास होता है यार हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो मुझे लगता है आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास इतनी खूबसूरत यादें हैं जिनके साथ आप याद कर सकते हैं। वो आपका जो दुख है ऑफ कोर्स उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई रिप्लेस नहीं जा सकता। और लोग कहते हैं कि जो ग्रीफ है कि ना स्टेजेस होती हैं ग्रीफ की, 7 स्टेजेस आई गेस, मुझे नहीं पता बट आई नो ग्रीफ की सो स्टेजेस होती हैं, और लोग कहते हैं कि आप हर स्टेज से गुजरोगे एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, आप हर स्टेज से गुजर चुके हो। तो मैंने जब खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, तो जिसने मुझे स्टेजेस वाली बात की थी, मैंने उसको दोबारा, मेरा दोस्त ही था, मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो 7 स्टेजेस नहीं है, एक साइकिल है जिसकी 7 स्टेजेस हैं, और वो साइकिल ऐसा है कि जो ख़त्म होता है तो फिर शुरू होता है। और इस ग्रीफ में एक स्टेज आती है वही जस्ट ब्रेक डाउन होता है, और मैंने कहा कि जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है ना, मुझे पता लग रहा होता है कि वो टाइम आने वाला है कि वो ब्रेक डाउन होगा। कि मुझे लगता है वो आपका कंफर्ट थे, इसीलिए आप इतने लॉस्ट और इतने परेशान हैं, यू नो। चले अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और आपके लिए हर चीज़ को आसान करे, आपको और भी ज़्यादा सब्र और हौसला दे। मैं बस सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर जिनके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं कि कितना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए।
कमिंग बैक टू योर एक्टिंग करियर, तो Yeah. मैं कैसा आया आपके पास, या मॉडलिंग का बताना चाहेंगे कि मॉडलिंग करते करते स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग की तरफ आने के लिए, लेकिन नहीं मिल रही थी अपॉर्चुनिटीज़? ये स्टोरी अगर आप चलिए शेयर मैं कर लें। आपको बताता हूँ. इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2020. 2020 में कोविड था. मेरी जॉब रिमोट हो गई थी. तो आप पाकिस्तान आ गए? नहीं, कनाडा में थी. अभी मैं कनाडा में था 2020 में. और मार्च फेब में मेरी वो जॉब स्टार्ट हुई थी और वो रिमोट हो गई भी थी. और तब तक मुझे पता था कि सॉर्टेड था कि मुझे यही करना है. ठीक है. और उसके लिए ना मैंने अपना जो मास्टर्स है ना वो 24 मंथ्स का था, मैंने 13 मंथ्स में ख़त्म किया था. आई टुक एक्स्ट्रा कोर्सेज, जितने क्रेडिट आवर्स ले सकता था जल्दी कर ले. जल्दी ख़त्म किया कि मुझे, क्योंकि टाइम बचाना है, करियर ट्रांजिशन करना है, इज़ अ बिग डील कि मुझे करना है और जल्दी पैसे भी कमाने हैं, ये चीज़ें करनी है. तो 13 महीने में मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया. आई गॉट 3.96 CGPA. आई गॉट गोल्डन की डिस्टिंक्शन थी मेरी. और खैर वो हुआ. 2020 मेरी जॉब स्टार्ट हुई. PR भी बहुत जल्दी मिल गई. जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ मुझे PR मिली कनाडा की, क्योंकि मैंने जल्दी ख़त्म किया सारा कुछ. और फिर जब जॉब हो रही थी वो कोविड आ गया और मैं कनाडा में लॉकडाउन था 6 मंथ्स का, जिससे आप घर से भी नहीं निकल सकते थे. बहुत स्ट्रिक्ट था. मोबाइल पुलिस होती थी घर के बाहर और वो हर टाइम देख रही होती थी कि कोई बाहर तो नहीं आया. और टिकट्स थी, बहुत हैवी फाइन्स थे. 6 महीने घर रहा, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्लान नहीं बनते थे. तो तब मैंने अपने आप को, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर काम शुरू कर दिया कि यार ये प्री रेक्विजिट बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में आने के लिए कि वेल ग्रूम्ड होना चाहिए. और अगर मैं अपने आप को देख के नहीं खुश हो रहा तो बाकी लोग क्या खुश होंगे. तो वो 2020 में ना मैंने एक जिम किया, बहुत कॉर्पोरेट नमीर खान को चेंज किया. हीरो नमीर खान में. ओके, ठीक है. हीरो नमीर खान की बहुत इनिशियल स्टेज थी वो. ओके. मेरे पास वो क्या कहते हैं, वो एक वो बनता है ना, वो वर्जन 1 या वर्जन 1 या एक वर्ड होता है उसके लिए, मुझे याद नहीं. ब्लूप्रिंट था कह लें आप, अल्फा बीटा. वो आईटी में भी यूज करते हैं. अल्फा कह लें कि उस तरह की जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना, तो प्रोडक्ट का वो एक पहला होता है, स्पेशली ये टेक के या फिर वो जो बीटा वर्जन था वो. ओके. या तो वो मैंने उसमें अचीव किया अपना. और रूटीन बस यही होती थी, सुबह उठा, जॉब से पहले फजर पढ़ के फिर मेरा वर्कआउट होता था. सेशन 1 होता था दिन का. और इसमें मेरे पास सिर्फ डंबल्स थे 3-4 और बैकयार्ड में मैं ट्रेनिंग करता था. और इसमें जिस इंसान ने मुझे बड़ा हेल्प किया वो शेजर मोहम्मद, अभी भी मेरे ट्रेनर हैं. उन्होंने वो मुझे प्लान्स बना के भेजते थे. और मैं उनके साथ सारा प्रॉपर, मैंने अपना ट्रेनिंग प्लान था मेरा वो फॉलो किया. शाम को फिर सेशन 2 होता था और मील्स भी खुद बनाता था. बस यही ज़िंदगी थी. हाँ, तो आपने गोल रखा हुआ था ना. इट वाज गोल ओरिएंटेड इवन इफ यू वर इन लॉकडाउन. इट्स गोल ओरिएंटेड. आई यूज्ड टू लिव विद माय मोमानी. मोमानी जान मुझे देखती थी और कहती थी यार ये पागल हुआ है. लेकिन अब तो वो कहती होंगी ना. नहीं, he was always by my side. She was always by my side and she used to say कि नहीं करो तुम. और सपोर्ट करती थी. उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, अभी भी करती हैं. और वेल विशर है मेरी. और वो देखती थी, उनको आइडिया होता था कि यार ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ही इज सीरियस अबाउट इट. क्योंकि मुश्किल होता है आपको सब कुछ ही छोड़ देना, खाना पीना, राइट. तो खैर वहाँ पे ट्रांजिशन हुई 2020 में. और फिर 2020 का दिसंबर था व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम पाकिस्तान एंड पापा को हार्ट अटैक आया था. दैट वाज द फर्स्ट मेजर हिट ऑन हिज हेल्थ. और वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जो उस वक्त कोविड की चीज़ें चल रही थी. एक गलत इंजेक्शन लगा एंड एवरीथिंग. खैर वो हुआ. और फिर उसके बाद वहाँ से मैं आया. मैंने कंपनी से कहा कि आई हैव टू लीव, माय फादर इज़ नॉट वेल. और अगर आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं निकाल दें, आई डोंट केयर. तो उन्होंने कहा नहीं आप रिमोट जॉब करो, आप चले जाओ. अब मैं फिर इधर आ गया पाकिस्तान. तो पाकिस्तान आया, कोविड था. तो ये हुआ कि फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स आई वाज इन पाकिस्तान. ठीक है. तो आई टुक, कह लें कि ब्लेसिंग तो नहीं कहेंगे, आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी. मैंने कहा कि ठीक है यार, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि आ तो गया हूँ, बैठा हूँ. और पाकिस्तान में उस तरह से लॉकडाउन नहीं था, राइट. उतना स्ट्रिक्ट नहीं था. तो मैंने कहा कि चलो अब ना करते हैं कुछ. कि जो मेरा गोल था कि उसका ना इनिशिएटिव लेते हैं. तो मैंने सबसे पहला इनिशिएटिव ये था कि मुझे इंस्टाग्राम पब्लिक करना था. ओके.
That was like a big step for me. वो it took me like 1 month to decide कि Instagram public करूँ क्यों? ना करूँ, करूँ ना करूँ। क्यों? Why was it लोगों such की a big टेंशन deal? है कि कि लोग क्या comments क्या कहेंगे, आएंगे? लोग क्या कहेंगे। So आप अपने आप I के wasn't अंदर- worried about random people watching my stuff. I was worried about my friends and family कि वो watching. मजाक उड़ाएंगे या कि वो वो कहेंगे के कि यार cautious- अच्छा ये क्या cautious हो ये रहे थे। cautious right? तो वो 1 महीना लगा, मैंने कहा कि यार to hell with it, मैं तो कर रहा हूँ पब्लिक। वो पब्लिक किया, फिर मैंने पोर्टफोलियो बनवाया अपना, पोर्टफोलियो बनवा के और आई यूज्ड अ बिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने स्पॉन्सर्ड एड चलाई, मैंने वाओ Yeah. एंड आप Yeah. ऑनेस्टली बता रही हैं सब कुछ। Yeah, yeah. आई एम वेरी अमेज्ड। तो वो People मैंने don't tell such things. स्पॉन्सर्ड एड चलाई मैंने स्पॉन्सर्ड किस चीज पे चलाई? अपने पोर्टफोलियो पे, Okay. सो दैट आई माइट गेट Get वर्क। picked up. आई लिटरली मैंने अपने पूरे प्रॉपर कीवर्ड्स निकाले कि किन कीवर्ड्स पे मुझे ज़्यादा हिट तो ना करना है, आंखें खुल रही हैं। क्या प्लेसमेंट करनी है। Wow. आई वाज दैट सीरियस अबाउट इट। देखिए राबे, जब आपको कुछ अचीव करना है और आपको पता है यार मैं किसी को बट नहीं यू टुक अ जानता, वेरी साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स इट, इसलिए मैं क्योंकि बोल रही time हूँ। कम था ना। क्योंकि लोग तो कहते बस यार लगे रहो लगे रहो हो लगे जाएगा रहो। तो हो जाएगा। हाँ, मुझे वो you approach calls चाहिए नहीं करेंगे थी। या वो, बट आपने तो या बड़ी कैलकुलेटेड अप्रोच की ना, व्हिच इज गुड आल्सो। क्योंकि मुझे डिड इट वर्क? बात पे वही कहने लगा अच्छा, कि okay, हुआ ये अब कि क्या मैंने आने वाला स्टोरी में? मैंने वो एड्स चला दी और मुझे एक तो पता था कि देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड बैड साइड टू एनी Digital marketing. नहीं नॉट डिजिटल any? मार्केट, टू एनी फील्ड इन Okay, जनरल, okay, राइट। ठीक है। और जब आप नए होते हो तो आप ज़्यादा बैड साइड से हिट करते हो, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता था। मैंने वो उस पर एड चलाई, कीवर्ड्स निकाले, सब पे रन कर दी। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा यार ये तो नहीं चल रहा। Then out of nowhere, I got my first gig, and that was for Mohsin Naveed Ranja, ओके। MNR. मोहसिन भाई मेरा वो फर्स्ट फैशन कैंपेन थी, एंड दैट टू विद इतने बड़े डिज़ाइनर के साथ। तो वो मैंने ना ऑटोमेटिकली अपने जेन में स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक बार बना दी कि ब्रो इससे कम नहीं आऊंगा। अब तो नहीं, अब तो मतलब कि ये सीन है, अब इसी लेवल पे चलेंगे। तो वो मुझे MNR मिला और मुझे याद है मुझे कॉल आई थी उन MNR टीम की। उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा आप कितना चार्ज करते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कैसे बताना होता है, क्या करना होता है और कि क्या बताऊँ। वो कहते कि आप नहीं अपना पर आउटफिट। मैंने कहा पर आउटफिट? मैंने कहा कितने आउटफिट्स हैं? कहते मैंने कहा मैंने इस तरह ही कहा। मैंने कहा ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मैंने कभी काम नहीं किया, आप लोगों ने जो देना है ना आप लोग मुझे देना है। तो कहते चलो ठीक है। शूट हुआ वहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बताई टीम ने कि अच्छा जब आप करते हो ऑफ कोर्स तो ना पर आउटफिट होता है, फोटोग्राफी का लहदा होता है, वीडियोग्राफी का लहदा होता है, तो आपको इस तरह कोटेशंस देनी होती हैं। तो वो मेरा एक पहला लर्निंग स्टेप था इस इंडस्ट्री फैशन को समझने के लिए। तो फिर मैंने कहा यार चलो फैशन तो आया ना, फैशन से स्टार्ट करते हैं। तो वो कैंपेन हुई और फिर उसके बाद फिर तो आती नहीं ऑफर्स। टाइम लगा बड़ा, आहिस्ता 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 कैंपेन्स मिलना शुरू हुई और फेस रिकग्नाइज होना शुरू हो गया। आई बेसिकली अंडरस्टूड कि मेरी नीश क्या है, ओके। क्योंकि फैशन मॉडल्स की भी नीश होती है। तो मुझे पता था कि मुझे जो ज़्यादा काम मिलेगा वो ईस्टर्न डिज़ाइनर्स का मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा, और आप तो इतनी माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो फिर मैं ये करता था कि अच्छा यार ये कैंपेन मिल गई है, अब मुझे अगर ये वाला ब्रांड चाहिए, तो मैं जाता था देखता था कि अच्छा ये ब्रांड ना की कैंपेन्स किस मूड के अराउंड होती हैं। तो मैं अपनी ना वैसी रैंडम उस मूड के इर्द गिर्द ना पिक्चर्स ले लेता था उस लुक में कि लगी होंगी ना, तो जो फैशन के लोग हैं वो देख रहे हैं, उनको होगा कि अच्छा यार इसको इस अवतार में देख रहे हैं ना, तो ये हमारी कैंपेन कर सकता है। ट्रू। और देयर वर सर्टेन ब्रांड्स जिनका मुझे पता था मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं उन पे नहीं बैठता जिस तरह के उनका वेस्टर्न बहुत ज़्यादा थे। बहुत वेस्टर्न, बहुत जेंजी और बड़े टीन एज। सो यू वर रियलिस्टिक। या आई न्यू कि ये मुझे काम नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। एंड आई even told myself that Nameed, you're not a fashion model. You're just getting this campaign because you're good looking. ओके। ठीक है। So, मतलब गुड लुक्स मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक देखें जो फैशन मॉडल होता है ना है तो वो एक मॉडल ना मैनिकन टाइप है वो, कि अगर वो आप अच्छे दिखोगे। अब मुझे पता था कि यार ये कपड़े हैं, ये मेरे पे अच्छे दिखते हैं, और फिर मुझे काम भी उसी का मिलता था। I think it's okay to be realistic Yeah. and work on your strengths rather than struggling and getting demotivated. या ऐसे। तो मुझे पता होता था कि ये चीज़ ठीक है, सॉर्टेड है, अब मुझे इसको इन्हांस करना है, मुझे जिम करना है। और मैं अपना होमवर्क करता था, कोई कैंपेन आती थी, मूड बोर्ड आता था, मैं उसके
रेफरेंसेस देखता था, कैसे पोजेस करने हैं, क्या करना है, ताकि वहाँ पे जाऊँ तो लोग इम्प्रेस हों और फिर मुझे नया काम दें। वर्ड ऑफ माउथ। फिर एक्टिंग की तरफ कब आना शुरू किया और कितने ऑडिशंस दिए? सो 2021 वाज ऑल फैशन ठीक है। और इस दौरान मैं बैक एंड फोर्थ करना शुरू कर दिया था। ठीक है। मैं एक चंक करता था कैंपेन्स का, मैं फिर वापस जाता था, कनाडा वापस जाते थे? जॉब मेरी चल रही थी, कनाडा वापस जाता था, टाइम के लिए पूरा करता था, फिर वापस आता था। और 2022 का मिड था जब बड़ा ना मोनोटोनस होने लग गया था कि यार अच्छा वही ब्रांड्स, अब वही कितनी देर poses, कि मुझे वही नहीं चीज़ें। कि मुझे ना ये नहीं करना, मुझे एक्टिंग में जाना है। मैं नहीं हूँ फैशन मॉडल, फैशन मॉडल वाली मेरी वो फिज़िक उस तरह की नहीं है, या कि मुझे पता था कि पोटेंशियल ज़्यादा है। और मैं बहुत डाउन था 2022 के मिड में, और इवन कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से पहली बार शुरू हो गया कि यार अब कुछ करो। 2 साल हो गए ना मीर, अब क्या मतलब कि तुम ये बस कैंपेन्स ही करती रहनी है। और आपको पता है जो कैंपेन्स है ना वो बस इट्स हवाई रोज़ी है, कभी आ गई कभी नहीं आई। और जो इस तरह की फैमिली से मैं हूँ तो वहाँ पे एक होता है, फादर की सपोर्ट हमेशा से रही क्योंकि वो वॉज अ बिजनेसमैन, तो उनमें वो एक ना कह लें जिगरा था कि वो फिक्स्ड इनकम ना होने का। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि यार देख लो एक दफ़ा ना सोचो इसके बारे में। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे ना हम टीवी की तरफ से मैसेज आया कि ये इंस्टाग्राम पे कोई मुझे फॉलो करता था उनके डिजिटल टीम से, और उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम अवार्ड्स हो रहे हैं टोरंटो में, ओके। एंड वी आर लुकिंग फॉर डिजिटल होस्ट, और हम चाहते हैं कि कोई वहाँ का लोकल हो और जिसकी उर्दू भी अच्छी हो और जिसको ड्रामों का भी पता हो। कनाडा काम आ गया फाइनली। तो मैंने कहा कि यार ये ना तो मतलब कि जेडी मेरे लिए बनी हुई है। हाँ। सारा कुछ वो जो चाहते हैं वो मैं हूँ, और ऑब्वियसली उसमें मेरी जेब से बहुत जाना था, इन्वेस्टमेंट होनी थी, जितना उन्होंने देना था उससे कई ज़्यादा मेरा खर्चा होना था, क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान था एंड दे वर लुकिंग फॉर समवन देयर। उनको नहीं पता था। उनको ऑब्वियसली टिकट्स वगैरह का ये चीज़ें नहीं थी, तो मैंने उनको कहा हाँ मैं कनाडा हूँ, कनाडा कहना आप मुझे ना। आई कॉल्ड पापा, मैंने कहा पापा जी ये सीन है और इस तरह होना है। एंड देन कनाडा में मेरे एक अंकल हैं वाहिद खान, उनका नाम लाजमी लूँगा, ही हैज़ बीन देयर फॉर मी थ्रू एवरी थिक एंड थिंग, और उन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। मैं उनके पास भी गया, उनसे भी मैंने मशवरा लिया कि मैंने कहा मैंने अंकल मुझे बताएं क्या, तो मैंने अंकल ने कहा, मैं तो मना कर दिया था मैंने कहा मैं इतने पैसे कहाँ से लगाऊंगा। मैंने अंकल ने कहा कि नहीं, वो भी बिजनेस माशाल्लाह ही इज़ अ बिग बिजनेस इन कनाडा, तो उन्होंने, वो भी बिजनेस पर्सन, पापा भी बिजनेस पर्सन, दोनों ने एक ही एडवाइस दी कि बेटे टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करो रिटर्न मिलेगा। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि अच्छा प्रोडक्ट तो मैं हूँ, तो मुझे अपने आप में इन्वेस्ट करना है। तो ये मेरी जो प्रोफाइल है ना ये मुझे बहुत एक ऐड होगा, मेरी वैल्यू ऐड करेगी मेरी प्रोफाइल। खैर पापा से और मैंने अंकल से पूछा और मैंने उनको हाँ कर दी। फिर पाकिस्तान में इनके इस्लामाबाद ऑफिस गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ, बाकायदा मैंने उनको सब बताया कि क्या क्या होगा कैसे होगा, तो दे वर हैप्पी, अच्छी मीटिंग थी। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ यू आर गोइंग, यू विल बी होस्टिंग आवर डिजिटल साइट। और मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं 2022 वाज इन सितंबर मैं चला गया, और वहाँ पे फिर पहले ही इंटरव्यू मेरा माहिरा खान के साथ था रिहर्सल्स हो रही हैं, और मैंने कहा इरफान होते हैं हम टीवी, मैंने कहा इरफान मतलब कुछ तो लिहाज करो यार हाथ। और फर्स्ट डे मेरा मैंने कहा कि स्कूल में होस्टिंग की, और बस वो जो चीज़ जो ड्राइव कर रही थी वो ये कर रही थी कि यार ये अपॉर्चुनिटी है टू इवन कि आज भी मुझे वो लोग कहते हैं कि और भी हमने इस तरह लोगों से डिजिटल होस्टिंग कराई है, बट जिस तरह तुमने यूटिलाइज़ किया उस अपॉर्चुनिटी को किसी ने नहीं किया। खैर वो रिहर्सल्स हो रही हैं, मैं बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं कब यहाँ पहुँचूंगा। और नहीं मैं बैठा हूँ, उस वक्त मेरे दिन में सिर्फ इंटरव्यू था जो मायरा का लेना था मैं। अब मायरा आ रही हैं जा रही हैं, रिहर्सल करती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, और ना मैं यूँ देख रहा हूँ उन्हें, देख रहा हूँ। तो 3-4 मिनट बाद ही ना, मतलब 3-4 चक्कर लगने के बाद तो मायरा खान आई है, और उन्होंने मुझे कहा कि आई एम सो सॉरी, जिस तरह वो है, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप, मुझे नाम नहीं पता आपका, आप बताओ क्या नाम है। मैंने कहा कि मैं अमीर हूँ, मैं डिजिटल होस्टिंग कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू लेना है, वेरी नर्वस। और तो वो मेरे साथ बैठी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम फिक्र ना करो, बड़ा अच्छा इंटरव्यू होगा। उन्होंने मेरे साथ 15-20 मिनट कन्वर्सेशन की, और वो जो मेरे अंदर की नर्वसनेस थी वो उन्होंने निकाली, एक आइस ब्रेक हो गई। और आइस ब्रेक करना ही मुश्किल काम है, स्पेशली मेरे लिए तो सबसे बड़ा एक मुझे जंग लगती है बहुत बड़ी। वो आइस ब्रेक हो गई, फिर वो मायरा खान के साथ इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद हानिया आमिर का इंटरव्यू लिया, और फिर मैंने वहाँ पे उर्वा का लिया इंटरव्यू। ये रिहर्सल्स के टाइम था सारा ना, ज़ारा नूर अब्बास का। तो आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड गेटिंग होल्ड ऑफ इट कि अच्छा ये करना। और मसला ये था कि कुछ स्क्रिप्ट नहीं थी, हाथ में कुछ नहीं था, वो सारा बस छोड़ दिया था उन्होंने कि बस मुझे वो ये बता देते थे कि यार ये नॉमिनेटेड है, इनकी ये प्रैक्टिस होनी है, ये रिहर्सल्स करें, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो रिहर्सल्स में मैं पूरा ना 1 वीक उनके साथ रहा। तो मेरे लिए तो वो, क्योंकि अब आपको पता है ये जो अवार्ड्स हैं ये पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये पीक है, राइट। इससे बड़ा नहीं कोई इवेंट होता ये जो अब्रॉड जाके करते हैं। तो मेरे लिए उस पॉइंट पे जिधर मैं कराची तक नहीं आया हुआ था, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस नहीं गया हुआ था, आप स्टार्स के दरमियान में बैठ के उनके साथ कन्वर्सेशंस कर रहा हूँ, उनके साथ बातें हो रही हैं। और बिलाल अशरफ, मायरा खान, दे ऑल सेड कि तुम्हें ड्रामों में आना चाहिए, तुम्हें ड्रामे करने चाहिए। वो मुझे कॉन्फिडेंस और मिलना शुरू हो गया कि अच्छा यार, मतलब सीन कर सकता हूँ मैं। तो वो रिहर्सल्स में सारा बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर अभी तक जो मेरी लाइफ का एक बहुत कह लें कि एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं बार बार रिलीव करना चाहूँगा, वो था जो रेड कार्पेट पे मैंने होस्टिंग की थी। इट वाज सरियल। टोरंटो की जो क्राउड थी, मुझे नहीं पता बाकी मुल्कों में कैसी होती है, अभी लंदन में हुए हैं, लेकिन वो जो क्राउड थी इट वाज इनसेन, इतना शोर। और फील आ रही होगी मैंने ऑल डेक्ड अप, सूट पहना हुआ है, माइक पकड़ा हुआ है, रेड कार्पेट पे घूम रहा हूँ और कोई काम नहीं किया हुआ अभी तक, राइट। तो मेरे लिए वो एक ऐसा था कि यार मैं बाकी कभी बार क्वेश्चन करता था कि अल्लाह व्हाई मी, कि क्यों, मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे जाके दे दी है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी से ना मुझे ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होता था कि यार देयर इज समथिंग बिग, देयर इज समथिंग बिगर जो आगे अल्लाह ने मेरे लिए रखा है, ये तो स्टेपिंग स्टोन है, या स्टेपिंग स्टोन है। फिर वो रेड कार्पेट पे हर आर्टिस्ट, मैंने पता नहीं कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, बुशरा अंसारी, नुमान इजाज, आतिफ असलम, मायरा खान, हानिया आमिर, लेकिन वो सब आपको एक्टिंग की तरफ कैसे लेकर आए, पहली अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे लेकर आए ये सब? ये जो सारा हम अवार्ड्स का हुआ था यहाँ पे सबसे मेरा अच्छा हो गया। आई मेड गुड फ्रेंड्स एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान। मैं कराची आया, कराची में आके मैं प्रोडक्शन हाउस में जाना शुरू कर दिया। ठीक है। और आप समझेंगे अब तो मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, मुझे था कि यार अच्छा लोगों ने ना देखा, सबने बोल दिया, माया खान ने कहा, बिलाल अशरफ ने कहा कि तुम्हें हीरो बनना चाहिए, तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच थी मेरे जहन में अभी भी। मुझे पता था कि यार स्ट्रगल मैं करूंगा क्योंकि एक्टिंग आसान नहीं है। तो लेकिन आपने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए? ऑडिशंस देना, तो क्या रिस्पांस था? रिजेक्ट होता था। एक तो जिस चीज़ का ऑडिशन आता भी था वो मैं करना नहीं चाहता था। ओके, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि यार इतना, मतलब कि अब हम अवार्ड जैसे एक्सपीरियंस लेकर आके मैं अब इतना ये काम करूँगा। ओह माय गुडनेस, तो अब ना मेरे लिए वो बड़ा एक हो गया था प्रॉब्लम कि यार मैं अब क्या करूँ। मैं खैर ऑडिशन देना शुरू किए और रिजेक्शंस और ये दिसंबर से स्टार्ट किया था, 2022 के दिसंबर से ऑडिशन देना स्टार्ट किया था। और 2023 अप्रैल में जाके मुझे मैक ऑडिशन मिला था, और उसके दरमियान में मैंने कोई 15-20 तो ऑडिशंस दिए होंगे आराम से। लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी, और सारे ऑडिशन हम टीवी। ठीक है, ओके। सब हर बार रिजेक्ट होता था मैं। खैर फिर मैं पे कैसे पहुंची, कैसा एक्सपीरियंस था? पहली दफ़ा ही पास हो गया आप ऑडिशन में? जब मुझे ऑडिशन मिला, मैं सेट पे मुझे बुलाया। और दूसरा ये था कि ऑडिशन जितने भी मैंने पिछले दिए थे ना, मुझे टाइम उस तरह प्रॉपर नहीं मिलता था, और उस तरह मुझे ना एक्सप्लेन नहीं किया जाता था कैरेक्टर, एक बैक स्टोरी नहीं दी जाती थी। ओके, यहाँ पे सब कुछ था। मैं गया, बदर भाई से मेरी मुलाकात हुई, और बदर भाई ने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर है और इस तरह से काम होगा तुम्हारा, बड़ी रेंज है इसमें। स्टोरी उन्होंने मुझे अभी तक बताया नहीं था कि इसके लीड वहाज और आइजन। अच्छा, अभी नहीं पता था आपको? ना, मैं मिल रहा हूँ, मुझे इतना पता था बदर भाई इज़ अ गुड डायरेक्टर। मैं जब भी किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं इसमें होमवर्क कर लेता हूँ कि यार अच्छा इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, ताकि आपको पता हो कि राइट। तो बदर भाई ने मुझे सारा एक्सप्लेन किया, और जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे अंदर से हो रहा था कि यार दिस इज़ इट,
Okay. नमीर खान आ रही थी अंदर से आवाज़। नमीर खान ये नहीं हाथ से जाने देना। ठीक है। वो जब एक अंदर से आवाज़ आ गई ना, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर एंड पे उन्होंने बताया, कहा कि अभी ना ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो आयजा इज़ मेकिंग कम बैक ऑन टीवी। उनका मेरे पास तुमों के बाद ये पहला सीरियल था, और इनके अपोजिट वहाज है जिसने अभी तेरे बिन किया था। Yeah. तो मैं यूँ देखता रह गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि ये वो बार हिट हो रही है जो मैंने सेट की हुई है अपने लिए। मैंने कहा ये तो नहीं जाने दूंगा। मैंने पता भी नहीं कहा तुमने 3 ऑडिशंस लेने हैं मुझे। तो ऑडिशन वगैरह वहाँ पे 3 मोनोलॉग्स ऑडिशन दिया मैंने, ऑडिशन किया। वो ऑडिशन बहुत, मैंने जब दे दिया था ना, मुझे पता लग गया था कि मेरी हो जाएगा। अंदर से फीलिंग आ गई थी कि इस तरह का ऑडिशन मैंने नहीं दिया। लेकिन मैं का जो प्रोजेक्ट है, इवन दो इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर यू, यू नो, आयजा एंड वहाज, लेकिन मैं उतना बड़ा हिट नहीं हुआ, इतनी बड़ी हिट नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड मे बी आपके कैरेक्टर को भी उस तरीके से रिकग्निशन या अप्रिशिएट नहीं किया गया जो आपने जहन में सोची होगी। हाउ डिड यू डील विद दैट? देखें, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो ना, और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो थोड़ी सी भी जो माइलेज मिलती है ना, वो आपके लिए बहुत होती है। ओके। तो मैं वो तो चाह भी नहीं रहा था कि यार ये बस मेरा एक ड्रामा निकले। So you were happy जो कि अभी रास्ता स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है कि उस ड्रामे से जो मैं जितना थोड़ा बहुत भी हाईलाइट हुआ, वो मुझे चाहिए था। ठीक है। जितनी हाईलाइट, जितनी माइलेज मुझे मिली, आई वांटेड दैट। और फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग आउट वर्किंग विद सच बिग नेम्स, और उसमें भी आप ओवरशैडो नहीं हुए, नहीं आपका कैरेक्टर समवट रजिस्टर हुआ, तो दैट वाज लाइक विन फॉर मी। हमारी जो इंडस्ट्री है वो काइंड है न्यू कमर्स के लिए, काइंड या है। बहुत मसला है? जो जिस तरह के आप इंसान होते हो ना, आप उस तरह की एनर्जी आपको आगे से मिलती है, और आपके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। और मैं के वक्त, अब जब मैं हम अवार्ड्स करके आया था, मेरे कुछ सबसे मतलब कि अच्छी हाई हेलो हो गई हुई थी, इतनी अच्छी थी कि आई वुड जस्ट दे वर वन मैसेज अवे, मैं मैसेज करूंगा एंड दे विल कि अच्छा इसको इस तरह है, इस चीज़ को इस तरह, मतलब आप कंसल्ट कर रहे थे सबसे? या और जो इस इंडस्ट्री से नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको गाइड कर सकें कि ये एक प्रोजेक्ट लो नहीं लो, इसको ऐसे हैंडल करो। तो इसी तरह मैं भी जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था, और मुझे तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी यार ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये तो डायलॉग्स हो गए, ये बीच में जो एक्शन लाइन है, स्क्रीन प्ले है, इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो आए मैसेज हानिया, ओके, और हानिया से मैंने कहा कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अगर तुम मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा बस बता दो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इसको तैयारी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे तो शी वॉज काइंड इनफ, शी सेड यस टू इट। और उसने मुझे तकरीबन 3-4 आई थिंक 5 दिन थे, उसने मुझे बुलाया और उसने हमने बैठ के उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ब्रेक डाउन होता है, इसको इस तरह करते हैं, इसके नोट्स ऐसे बनाओ, तुम्हें तुम्हारी कंटिन्यूटीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो जो उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसने मुझे दिया, वो एक मेरे लिए बड़ी एक बेस बन गई थी, और वो सॉलिड बेस बनी, और उस बेस के साथ मैं प्रोजेक्ट में गया। वहाँ पे फिर बदर भाई थे, आयजा जी थी, आयजा जी ने हेल्प किया, हम बैठ के सीन्स पढ़ते थे। वो मुझे कहती थी कि अच्छा हमने ना इसको बड़ा, और लिटरली RJ MJ यानी आयजा और मेरी जो वहाँ पे एक हमारा रिलेशन जो रजिस्टर हुआ, वो बड़ा एक अच्छा रजिस्टर हुआ। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि हम इकट्ठे बैठ के, वो मुझे बताती थी, और फिर उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा कि वो उनके लिटरली इतना बाइंडर था जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी हुई थी, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कंटिन्यूटीज ऐसी होनी चाहिए। तो मेरे लिए वो बहुत ब्लेसिंग थी कि यार अच्छा मुझे सीखा, आपने सीख लिया ना, पूछ के भी सीखा, देख के भी सीखा, और जिनके इतने सालों के एक्सपीरियंस हो और आपको अपने पहले प्रोजेक्ट में वो चीज़ मिल रही है, तो वो फिर मुझे लगता है कि आपने इतना, मतलब थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी गलत किस्म की बातें होती हैं, या एक जहन में एक गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। तो यू आर क्लियरिंग कि नहीं, देयर आर पीपल हु आर रियली देयर टू हेल्प यू, एंड बहुत से लोग हैं, जैसे आयजा ने भी आपकी इतनी हेल्प की, जो लेते हैं इंटरेस्ट न्यू कमर्स में और उनको गाइड करते हैं। या इवन वहाज भाई से मैं जब भी कुछ पूछता था कि यार मुझे बताएं कि मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सीन को लेके या इन जनरल करियर को लेके, तो ही यूज्ड टू गाइड मी। मुझे लगता है वहाज के अंदर तो टीचर है, I feel he has a teacher inside him, you know. तो वो अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको देते होंगे अच्छा खासा लंबा के ऐसे ऐसे करो, and that's very nice of him. अच्छा, अब बातें थोड़ा हल्की फुल्की
टेल मी 5 थिंग्स जो आपकी लव लैंग्वेज बनती है, Love या language 3 बनती है। थिंग्स 5 थिंग्स दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज योर लव लैंग्वेज। आई थिंक पहली तो ये कि एक बड़ी एक लॉन्ग ड्राइव, फिर रोमांटिक सॉन्ग्स, ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे एक्सचेंजिंग आपकी है, उनकी तरफ से आए नहीं आए, बात तो है। दोनों तरफ से दोनों तरफ। मैं तो करूँगा, एक्सपेक्टेशंस अच्छी या, है, या। ओके। अगर वहाँ से नहीं रिटर्न आएगा तो मैं अपने पैसे क्यों ज़ाया करूँगा यार कि मुझे नहीं। मतलब बाकी 3 चीजें बताएं। बाकी 3 चीज़ें बताया, एक तो गिफ्ट्स, हाँ। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, लॉन्ग ड्राइव, सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स एंड देन एक लॉन्ग वॉक लॉन्ग वॉक वाज नाइस, आई लॉन्ग लाइक वॉक। और फिर उसके बाद अगर वो आपकी वाइफ है तो आप कॉटेज भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे कुकिंग भी हो जाएगी, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा। दैट। ओके, तो बड़ी एक ओल्ड स्कूल या जो जेस्चर्स हैं वो होने चाहिए। क्या 2-3 चीजें आपके लिए जो एक रिलेशनशिप में डील ब्रेकर हैं? एक तो ये कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ और जितनी एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, अगर उस एंड से वो एफर्ट नहीं आ रही ना, या तो फिर मतलब क्या मैं उसके लिए, मेरी उतनी वैल्यू नहीं है लाइफ में, या ठीक है। और दूसरा कि जो आपका जो भी पार्टनर है, अगर वो इतना अंडरस्टैंडेबल है कि जितना भी आप में प्यार हो, आपको स्पेस चाहिए होती है, ट्रू, तो अगर वो स्पेस का ख्याल नहीं है ना, तो वो भी एक डील ब्रेकर है यार। ओके, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग। क्लिंगीनेस भी नहीं होनी चाहिए ना कि बस ठीक है, स्पेस दोगे तो फिर वो रिलेशन और फ्लरिश करेगा, या तो ये होना चाहिए। और तीसरी ट्रस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होंगी तो आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें। मोहब्बत को कैसे देखते हैं आप? जब मोहब्बत का सोचते हैं किसी से भी तो जहन में क्या ख्याल आता है? जब मोहब्बत हुई या अब आप भी सोचते हैं, यू नो लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग डू यू गेट और व्हाट डू यू वांट इन लव? राबिया, मुझे आप बताएं कि आपके लिए मोहब्बत क्या है? एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारना, hugs when you see some, when you think about कि oh if I'm in trouble I can call on that person, buying, thinking about spending a good moment or going somewhere with that person, buying something, कोई चीज़ आप गए शॉप पे आपकी, ये सब मोहब्बत। और to have this feeling कि oh this person, okay, मोहब्बत I think सुकून होती है, a person who brings peace। अब मेरा ठीक है। सवाल, मेरा जवाब अब दें। मेरा जवाब है कि जो मोहब्बत है ना, वो ये है कि आप को जिस शख्स से होती है, अगर आप उसके साथ हो, टाइम है आपको फिर पता नहीं लगता कि यार जिस शख्स से आपको होती है कि अच्छा इतना टाइम गुजर गया, देन यू इन द स्टेट ऑफ फ्लो, कि एक जो आप हवा में होते हो ना, वो जो चीज़ है ना, बेसिकली जो गोइंग विद द फ्लो वाली चीज़ है, फिर आप एक फ्लो में आ जाते हो। आप टाइम का नहीं पता, जगह का नहीं पता, यू जस्ट लिसनिंग टू देम और सुन रहे हो और आप कह रहे हो क्या लाइफ है। ये बहुत देर लगी जो हम एडिट में निकाल चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी नमीर से सवाल का जवाब निकलवा लिया। बहुत देर लगी पहुंचने में, सोच लेकिन रहा था पहुंच ना गए मैं, हम। या फिर आपके आंसर ने थोड़ा हेल्प किया मुझे। या आजकल की जनरेशन कमिटमेंट से बहुत घबराती है। आपको भी है कुछ कमिटमेंट से डर, या यू आर ओके विद कमिटिंग बट एट द राइट टाइम ऑफ कोर्स, या आपको भी कंसर्न्स है कि हाँ पता नहीं विल इट वर्क और नॉट वर्क आउट? और शादी के बारे में जब सोचते हैं तो थोड़ा सा फियर आता है। नहीं, फियर तो नहीं आता। वो तो होना ही होना है। जो होना है वो तो होगा ही होगा। ये क्या, ये कोई हम टेस्ट देने जा रहे हैं? तो होगा ही जो होगा, होना ही होना है। वो तो होगा जो होना है। कमिटमेंट से नहीं घबराता। अगर कमिट करूंगा जिस शख्स के साथ भी, खुशकिस्मत होगी, ये कह सकता हूँ बस। ओके, Yeah. सो हाउ डू यू लुक एट कमिटमेंट? कमिटमेंट ये कि फिर अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो मेक श्योर दैट यू गिविंग टाइम, मेक श्योर दैट यू लिसनिंग टू दैट पर्सन। हम आजकल के दौर में लोग नहीं सुनते, बस अपना ही बोलते रहते हैं, अगले का पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते कि यार अच्छा वो कहाँ से आ रही है या क्या है। तो वो चीज़ें तो लाजमी होंगी। और मैं ये कहता हूँ कि बेचारी पता नहीं कहाँ बैठी टेंशन लेती होगी, पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। See, you can give good answers Yeah. in this subject, in Yeah. this domain also. Yeah. आप ऐसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, ये अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। तो ये तो ग्रीन फ्लैग्स क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है एक लड़की में आपके लिए? वना भी ना हो, जिसका मुझे अपना पता है, मेरे लिहाज से जो रेड फ्लैग्स हैं, मैं बड़ा एक सिंपल सा इंसान हूँ, तो मुझे है कि यार कोई बहुत वना भी ना हो जिसके साथ मुझे इतनी एफर्ट डालनी पड़े
उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं यही टेंशन लेता रहूँ हर टाइम क्या बोलना है, कैसे बोलना So है। you want to कैसे be बैठना है। yourself. Yeah, I want to be comfortable with her. और मैं चाहता हूँ कि और रेड फ्लैग है तो ये हो गया, गोना भी ना हो और बहुत ज़्यादा बोलती ना हो, क्लिंगीनेस ना हो। ठीक है यार, स्पेस दो। तो ये ठीक है, और ग्रीन फ्लैग्स? इन जनरल मुझे वैसे ही वो एक इंसान शख्स बहुत अच्छा लगता है कि जो ड्रिवन हो और अपनी एम ही बस लाइफ ना गुजार रहा हो। तो आई रियली वांट टू बी विद समवन जिसकी लाइफ का अपना एक सो एम्बिशन एंड Ambitious गोल हो, yeah, ओरिएंटेड होना आपके लिए ग्रीन फ्लैग है लड़कियों में। दैट्स शी नाइस। शुड बी लाइक दैट। और एक मतलब कोई पार्टनर हो के यार, अच्छा एक टीम बन गई है हमारी, Okay. 1 और 11 हो गए, अब हम इस दुनिया को कॉन्कर करेंगे और हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो वो लाइफ को ना इकट्ठा एक सही है। टीम प्लेयर होना चाहिए। ओके। तो वो तो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि ये हो। तो यही बेसिकली है उसके, अगर ये किसी में है ना तो फिर बाकी ट्रस्ट होना, जो छोटी छोटी चीज़ें कि पर्सनल स्पेस देना, वो कामों में इतनी बिजी हो गई कि स्पेस तो वैसे ही आती रहेगी। नहीं, आप ऐसे ही घबरा रहे थे, आप बिल्कुल 100% मार्क्स से you have passed with flying colors Thank in you this so much. exam, in these questions. आप पता नहीं क्यों इतना घबरा क्योंकि रहे पहला थे। इंटरव्यू है ना, पता नहीं कुछ गलत बोल दिया। तो क्या और कभी मोहब्बत नहीं की? लड़कियों के बारे में सोचते नहीं मोहब्बत है हुई क्या? मोहब्बत हुई है ना। तो फिर नहीं बता सकता उस मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत के बारे, उस मोहब्बत के बारे में थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। आप तो समझ लें कि genuinely वो मोहब्बत बहुत हेल्प करती है एक्टिंग करने में। ओह, या तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं ना, वो अच्छा है ना बुरा है। ओके, हुआ अभी ही तक नहीं है या हुआ ही नहीं नहीं है। मोहब्बत नहीं हुई है? बहुत ही वन साइडेड था ओह, ओके। कि ना कभी कहा ना कभी उस तरह की तो चीज़ कहा की। क्यों नहीं? देखिए, कहा नहीं तो फिर आप फिर रो नहीं सकते आप। नहीं, कहा रो तो नहीं क्यों? रहा। तो नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा रो सा, नहीं रहा। थोड़ा सा एलिमेंट आया था। रो नहीं थोड़ा सा- रहा। नहीं, तो रो कहा क्यों ना नहीं? ना 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 रो नहीं अच्छा, रहा। स्टोरी इंटरेस्टिंग, कहा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे था कि नहीं, कहना बनता नहीं है। आर यू स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शंस? नहीं, रिजेक्शन जो एक वो पूरा डायनामिक था ना, उसमें जो मेरी एक अपनी रियलिस्टिक अप्रोच है, उसने कहा था नहीं कहना बनता। या तो आई टुक अ स्टेप बैक और मैंने कहा कि इन इमोशंस को मैं एक्टिंग में यूज़ करूँगा। So I'm using that. तो शी डजंट नो इवन टुडे दैट यू लाइक्ड हर? पता भी नहीं है कि कौन है। उसको नहीं मालूम। हाँ। नहीं, शी मस्ट बी अवेयर ऑफ यू। कि आप स्टॉक कर रहे थे किसी को? नहीं, अब मैं इससे ज्यादा डिटेल दे दी ना, अपने आंसर सोच समझ के दे। इससे ज्यादा मैंने डिटेल दे दी ना तो शख्स को पता लग जाएगा। So she didn't know about you. You can't say कि उसको No पता idea. नहीं था। इतनी दुखी दास्तान, No idea. इतनी दुखी दास्तान देवदास ना बनाए हमें। मैं सही बता रहा हूँ। कसूर आपका था, आपने इससे बताया ज्यादा नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन कसूर आपका था, आपने बताया नहीं। आई थिंक मोहब्बत में एक दफा तो बताना चाहिए। नहीं, वो एक दफा ने सब कुछ बर्बाद कर देना था। चलें, आई थिंक whoever is meant to be in your Yeah, life, yeah, inshallah, वो when she will come, everything will happen Yeah. smoothly. लकी होगी, इतना पता है मुझे। अच्छा, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है एज अ यंग गाय हमारा माशरा मर्दों के साथ अनफेयर एक्सपेक्टेशंस रखता है या अनफेयर होता है कुछ चीज़ों में? मुझे लगता है कि जो मर्द है ना पाकिस्तान सोसाइटी में, वो तो बेचारा वैसे ही बहुत बर्डन होता है उसमें। ओके। एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फैमिली, और ये वो है जो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लाइवलीहुड करे, कमाएगा, फिर अपना भी ख्याल रखेगा, और मतलब कि सब कुछ वही करेगा। तो एक वो जो एक इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ वही डाल करेगा। देते हैं ना, और फिर एक इंसान को जब 10-15 लोगों की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है, तो इन सब को मीट करते करते ना वो इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट उस पे आने लग जाता है, उसकी हेल्थ पे आने लग जाता है, जो कि इन अ लॉन्गर रन उसको फिर पता लगता है कि अच्छा मेरी तो हेल्थ अफेक्ट हो गई है, मैंने तो अपने ऊपर टाइम नहीं दिया। सही बात है। और तो जो मर्द है पाकिस्तान में उसके साथ ये होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आजकल के दौर में जितनी इन्फ्लेशन है, एक इंसान से ज़्यादा फैमिली में होने चाहिए जो कमा रहे हैं बिल्कुल। और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह है कि हर किसी के ऊपर बर्डन कम होता है, और फिर अगर बाहर का काम सब कर रहे हैं तो घर का काम भी सबको करना चाहिए। मेरे घर में हाउस हेल्प है, मैं अपने काम सारे खुद करता हूँ, मैं कहता ही नहीं हूँ किसी को। मैं हाउस हेल्प को काम कहते हुए मुझे एम्बेरसमेंट हो रही होती है, तो मामा कहते हैं कह दो ना, मैं कहता हूँ मामा मैं नहीं, मैं खुद कर लूँगा। मैं लॉन्ड्री कर लेता हूँ, डिशेस करता हूँ, सारा कुछ मतलब सब कुछ खुद करता हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर बाहर का काम सब कर रहे हैं तो घर का भी करें। तो ये तो बर्डन है मर्दों के ऊपर, और यही रीज़न है मुझे लगता है, मैंने कभी सर्वेज और इनका नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मर्द हैं उनके
एज Life कम है, span लाइफ कम स्पैन होता है, कम है, yeah, और उसके पीछे रीज़न यही है कि वो इतनी टेंशन में घिरे होते हैं कि किसी से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्योंकि कहते हैं उनकी ना मर्द family वीक है। हो जाएगा एंड दे डोंट थिंक दे उनकी हैव फैमिली को एनीबॉडी। लगता है कि ये बड़ा स्ट्रांग हमने वो रखा हुआ है कि कि मर्द इसने को हमें तो प्रोटेक्ट किया हुआ है, और यही हमारा, अगर वो इंसान जाके कहे कि यार मुझे टेंशन हो रही है, तो वो तो बाकी सब की तो जिंदगियां खत्म हो जाए, किसको टेंशन हो रही तो है। हम क्या करें अगर इसी को टेंशन हो रही है, तो फिर उसकी ना अपनी हेल्थ पे इफेक्ट होता है, और ये चीज़ें मुझे चेंज होनी चाहिए। सो कर्जे जा पे आते हैं, Yes. रोल कैसा आया आपके पास? मैं आ चुका हुआ था, और मैं भी एक समवट सिमिलर कैरेक्टर था, तो आई थिंक उनको कुछ आइडिया था कि इस रोल में ये परफेक्ट बैठेगा, तो मुझे हम टीवी से कॉल आई थी महेश भाई की, और उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। आपने बोला नहीं है मैं 20 ऑडिशन दे चुका हूँ? नहीं। अब अगर आपने रिजेक्ट किया तो मैं नहीं आ रहा। मुझे था कि इस दफ़ा थोड़ा सा ना मुझे ट्रीट भी डिफरेंटली किया गया था कि Okay. चलो एक आधा प्ले आ गया है, और किसी हद तक बता दिया कि अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मेरी मीटिंग हुई थी साकिब खान से, जो साकिब सर डायरेक्टर हैं। Right. वो मीटिंग मेरी कोई लंबी, उनके साथ कह लें कि आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया था। वी टॉक्ड अबाउट लाइफ और अप्रोचेस जो हमारी रही हैं, उनकी भी मेरी भी, और वो जब हमने सारी डिस्कशन की थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने डन कर दिया था। या उनको था, उन्होंने ऑडिशन भी नहीं लिया। ओह ओके। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो मुझे चाहिए अपने एक एक्टर में, वो मुझे तुम्हारे में मिल गया, और उन्होंने मेरे से बस ये क्वेश्चन किया था कि इस कैरेक्टर को किस तरीके से करना चाहते हो, ये बहुत मेहनत करके करना चाहते हो या बस हाथ हल्का रख के। मैंने कहा था साकिब सर आप ऑल इन, आप मेहनत करवाएं मेरे से, मुश्किल चीज़ें करवाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं मुश्किल चीज़ें करूँ ताकि मेरा कैरेक्टर स्टैंड आउट करे, और फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के यमुना के ऑपोजिट काम करना। तो पहला सीन जब किया यमुना के ऑपोजिट, क्या पहला स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स इससे पहले आप आयजा के साथ भी, आयजा खान के साथ भी कर चुके थे, तो वो एक तो वहाँ पे भी चीज़ की एक प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ आज के साथ, उस्मान भी ज़्यादा, वो इतने बड़े इज अ लेजेंड, उनके सामने आपने किया हुआ है। लेकिन फिर भी यमुना के साथ बिकॉज यमुना इज़ नोन फॉर एक्सप्रेशंस, वो एक इस तरह के, तो क्या फीलिंग आई थी? साकिब से ने मेरी बहुत तैयारी करवा दी हुई थी। ओके। सेट पे जाने से पहले हम कोई 2 हफ्ता इन टच थे, व्हाट्सएप कॉल्स एंड मैसेजेस। वो तो यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द, वो मुझे ना चीज़ें भेजते थे जिनका मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा एक एक्टर को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन्होंने मुझे एक्सेल शीट्स भेजी कि इसमें चीज़ें फिल करो, अपनी बैक स्टोरी बनाओ। फिर उन्होंने मुझे 5 पॉइंटर्स भेजे कि इन 5 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का अमार के सोचते हुए आंसर दो कि क्या ट्रुथ है तुम्हारा। मतलब अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज हुई थी, अब दोबारा से पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, तो वो बल मेरे लिए बहुत, मैं बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो ये मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। मुझे इतना तो पता था कि मैं साकिब सर के साथ तो सीख रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने यमुना के साथ काम करना है और वहाँ पे भी मैं सीखूंगा ही सीखूंगा। तो मेरा पहला दिन, पहला सीन ही यमुना के साथ था। ओके। और नर्वस था कि पता है कि वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं, और पहले 2 दिन मेरा उनके साथ काम हुआ, और आई फेल्ट कि नहीं अच्छा हुआ। अच्छा। ओहो। और क्योंकि मुझे ना, मैं उस तरह से मेरी आइस ब्रेक नहीं हुई भी थी उनके साथ, लेकिन शी वाज वेरी काइंड, बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छे तरीके से मिली, और कोई उस तरह का मुझे फील नहीं हो रहा था कि एटीट्यूड दिखा रही है। नहीं, वो बहुत अच्छी है। यमुना इज नॉट लाइक दैट। या तो मैं मतलब कि रिलैक्स था, लेकिन मैं खुल के उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था कि मुझे पता नहीं था कि क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, क्या कर सकूँ। कैरेक्टर भी मेरा थोड़ा सा उस तरह का। और फिर वो हम अवार्ड्स के लिए चली गई, उसके बाद वो वापस आई, तो मेरा उनके साथ पहला सीन हुआ। फिर और उसके दरमियान में मैंने काफ़ी सीन्स कर लिए बाकी सब के साथ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। मुझे था कि अच्छा मैं इस तरह की परफॉर्मेंस भी दे सकता हूँ। और जब वो वापस आई और उनके साथ मैंने आके अपना 3rd सीन किया ड्रामे का उनके साथ, और वो भी मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। अच्छा, आप खुश नहीं थे? मैंने कहा उनके साथ कर रहा हूँ तो मुझे खुशी नहीं हो रही, बाकी सब के साथ करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार, मैंने कहा यही ये अपॉर्चुनिटी नमीर खान आपको बार बार नहीं मिलनी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, इसी में बेहतरी है। मैंने यमुना के कमरे में मैं नॉक किया, मैं क्या, और मैंने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, और कहती कि हाँ बोलो। मैंने कहा सीन्स नहीं अच्छे हो रहे,
मैंने कहा मैं आपके साथ जब सीन करता हूँ मुझे लगता है कि नहीं अच्छा हुआ, ओके और बाकी सबके साथ करता हूँ तो लगता है कि यार क्या परफॉर्मेंस दे रही है नमीर तुमने। तो हंसना शुरू हो गई, कहती क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रही हैं। मैंने कहा कि वो मेरे ख्याल में आपके साथ ना आइस ब्रेक तो हुई है, लेकिन मैं आपके साथ सीन कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में होता है कि पता नहीं आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, आपकी लिमिट मतलब कि क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी, क्योंकि हर एक्टर ने अपना एक पीछे एक्सपीरियंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वो चाहते हैं कि यार मैं उसी एक्टर के साथ करूँ, ट्रू या इस तरह का ना वो भी अपनी प्लेसमेंट्स देख रहे होते हैं, या कि नया एक्टर है इसके साथ मैं ये वाली मूवमेंट्स इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहूँगा। मैंने कहा मेरे जहन में ये सवाल चल रहे होते हैं मैं परफॉर्मेंस क्या दूंगा, मैं तो सिर्फ डायलॉग्स बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ बैठे और उन्होंने कहा कि टेंशन ही नहीं है। हमने फिर अपना कोई चिलिंग की हमने 15-20 मिनट, और वो आइस ब्रेक हुई। और कहती कि अब नमीर हम क्या किया करेंगे, जब भी सीन है ना तो हम बैठेंगे और तुम बताना तुम क्या तैयारी करके आए हो, और कि ये चेंजेस करनी है, इस तरह करोगे तुम। तो कहते कि हम ना डिस्कस पहले ही कर लेंगे साथ में साथ। तो फिर उसके बाद जितने भी सीन्स हैं हमने वैसे किए, और मेरी क्योंकि जब आपको आगे से रिएक्शन मिलता है, और क्रेजी एक और बड़ा मज़े का सीन था जहाँ पे यमुना के साथ हो रहा है, और मेरे एक्सप्रेशन और मेरी जो थॉट प्रोसेस था बड़ा ईवल और बड़ा नेगेटिव चल रहा था, वही एक्सप्रेशन होल्ड किए हुए। और यमुना ने आगे से अपना रिएक्शन दिया मेरे डायलॉग्स के बाद, मेरे अंदर का नमीर जाग गया, और मेरा रिएक्शन, मेरा इमोशन जो था इतने सॉलिड उनका रिएक्शन था कि मेरा अपना अंदर इमोशन टूटा है, और मैं नमीर की तरह सोचने लग गया। साकिब सर ने कहा कब जब कट हुआ ना, उन्होंने तोड़ा तो नहीं क्योंकि क्लोज हम 2 शॉट हो रहा था, वो कहते हम कर लेंगे, कहते कि तुम क्यों कैरेक्टर से निकल रहे हो। मैंने कहा साकिब सर वो देखें तो सही। मैंने कहा मैं अमार मुबारक बनते बनते बीच में नमीर निकल आता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना। तो कहते यही तो फिर एक्टर का काम है कि आप अपने आप को छोड़ के दूसरा कहते तुमने वो अपने एक्सप्रेशंस और अपने वो इमोशंस ना लूज करो। तो कई की जगह पे मुझे ये ट्रबल होती थी कि यार मैं वो इतना ही उनकी यमुना की परफॉर्मेंस आपको इतना इम्पैक्ट करती थी कि वो बड़ा उनका, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आया उनके साथ, बहुत सीखा। बट डर नहीं लग रहा कि स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, पहले भी नेगेटिव अब दोबारा नेगेटिव? डर तो है, लेकिन बट ये डिफरेंट होगा होपफुली। डिफरेंट तो बहुत बहुत डिफरेंट है। और अमार की आँख अभी आगे ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा हम ऊपर जाएगी, और अमार इज़ फुल ऑफ डिफरेंट इमोशंस। एक कह लें कि डिफरेंट इमोशंस हैं इसके अंदर, और हर इमोशन आपको नज़र आएगा इसमें। अमार एक सिंपल नेगेटिव कैरेक्टर है, या अमार एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आगे स्टोरी का जाके? He is playing a vital role in this story, और he is the one who will change the direction of the story from point to point. और कर्ज़े जहाँ एक बड़ा डिफरेंट वॉच है ऑडियंस के लिए। बहुत इवेंट्स आएंगे, हर एपिसोड में आएंगे, कभी कोई कैरेक्टर किसी को अच्छा लगेगा, कभी कोई कैरेक्टर किसी को बुरा लगेगा। मतलब हम अमार की भी एक सॉफ्टर साइड या अमार की एक ह्यूमन साइड देखेंगे? You never know. Okay. He is mysterious and complicated character. आई विल टेल यू, जो पहली एपिसोड थी और उसमें जो आपका पहला या दूसरा, आई थिंक दूसरा सीन था जिसमें, हाँ पहला नहीं था, पहले में तो आप सोते हुए उठते हैं। जब कॉलेज वाला सीन था, व्हेन अमार इज स्मोकिंग और वो देखता है, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक द एक्सप्रेशंस दैट यू गेव, और मुझे लगा कि हाँ ये मतलब इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अमार आगे जाके क्या क्या करेगा। आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे पता है कि क्या आने वाला है, और अगर अभी इतने से काम के बाद इतना अच्छा रिस्पांस, आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। अभी रीसेंट एपिसोड के बाद तो लोग क्या मैसेज कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वी आर हेटिंग अमार बट वी कांट स्टॉप लविंग नमीर's performance. That's good. That's great. That's what I wanted कि लोग मेरे कैरेक्टर को Of course, अमार को तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लग सकता अमार, लेकिन आपको पता है कि ऑडियंस कभी-कभार हो जाती है। No, they will be crushing on you. Yeah, they will not be liking अमार, but क्योंकि आप अमार कर रहे हैं तो वो पसंद किया जाएगा, या अमार को शायद उतनी हिट नहीं मिले जितनी किसी और कैरेक्टर को मिलती, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। अगर ऑडियंस के दिलों में आप इस तरह बैठ गए तो यू नेवर नो, यू नो। लेकिन आप रेडी हैं अमार को अगर आगे जाके बहुत ज़्यादा हिट मिले, बिकॉज
जब भी लोग कहते हैं ना कि हम नेगेटिव रोल कर रहे हैं और लोग हमें नफरत करते हैं या हेट करते हैं तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ आवर परफॉर्मेंस, मैं हमेशा थोड़ा सा उस चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए अपने बारे में इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सुनना, और बिकॉज लोग बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, वो करना थोड़ा सा तो कहीं अफेक्ट करता होगा. सो आर यू रेडी फॉर दैट एक्सपीरियंस? अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं है कि आई एम रेडी फॉर इट और नॉट, लेकिन मुझे अपना इतना पता है कि मैं बहुत सोचता हूँ चीज़ों को लेके, तो इट कैन गो आइदर वे, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आई एम लकी इनफ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जो हेल्प करते हैं, जो स्पेस भी देते हैं लेकिन सुन भी लेते हैं, जो सुन भी लेते हैं, जो बता देते हैं कि यार कि हौसला, ठीक है, पेशेंस रखो. और इस फील्ड का नाम, इस फील्ड में आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रणबीर कपूर, और वो भी यही कहता है कि पेशेंस और सेक्रीफाइस, ये दो चीज़ें आप में होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में काम करना है. तो पेशेंस तो होनी चाहिए. तो कोई और स्क्रिप्ट देख रहे हैं इस वक्त? कर्ज़े जहाँ की तो शूट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सो कोई और स्क्रिप्ट है आपके पास, आप या आर यू टेकिंग अ ब्रेक, व्हाट्स योर प्लान? एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी उसके बारे में बता नहीं सकता. वो चलिए, दैट्स गुड, माशाल्लाह से कि आप यू आर वर्किंग, सो वी विल कीप सीइंग यू. या वो डिफरेंट होगा, इससे तो बहुत डिफरेंट होगा, और बाकी आगे देखें, अभी तो स्टार्ट है करियर का. बट आर यू एक्साइटेड? क्योंकि प्रोमो से लग रहा है कि अमार के कैरेक्टर की काफ़ी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, और एक बहुत वाइटल कैरेक्टर है स्टोरी का अमार, यू नो, एज कम्पेयर टू रयान जो आपने पहले किया. तो आर यू एक्साइटेड कि यार अब मज़ा आएगा, अब लोग मुझे देखेंगे और रिस्पॉन्स आएगा? बहुत ज़्यादा राबे, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स हैं जो करने के बाद मुझे खुद को 10 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये मैंने कैसी परफॉर्मेंस दे दी है. और वो फिर एक्साइटमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है जब आपको पता हो कि यार ये जो सीन्स हैं मैंने क्रेजी परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी कि अब आपने कोई सीन किया और 50-60 बंदा खड़ा होकर तालियां बजा रहा है, और इंक्लूडिंग यमुना, तो आप कहते हो कि अच्छा कुछ तो हो गया है, कुछ तो. और इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई रियली वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज ट्रांजिशनिंग फ्राम फैशन मॉडल इनटू एन एक्टर, वो एक टैबू है कि यार फैशन मॉडल्स एक्ट नहीं कर सकते, और फिर अपनी जगह बनाना इंडस्ट्री में और अपने आप को एज एन एक्टर मनवा देना कि यार अच्छा ये, क्योंकि मैं ना अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं करना चाहता हूँ और जिस लेवल पे करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अगर इस प्रोजेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस ना देता तो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलना था. तो अब मुझे पता है मैंने वो काम कर दिया, आगे अल्लाह के हाथ में, अब आगे अल्लाह के हाथ में, और इंशाल्लाह अच्छा होगा और अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नहीं, थैंक यू सो मच राबिया, मुझे बुलाने के लिए. मेरा पहला इंटरव्यू है एंड आई एम ग्लैड कि आपके साथ था. आई होप विजन बोर्ड पे हमारा नाम भी था कहीं. विजन बोर्ड पे तो इंटरव्यूज़ का नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं आपको विजन बोर्ड की पिक्चर भेजूंगा मैं. ठीक है. आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अमार's जर्नी ऑन स्क्रीन इन कर्ज़े जान, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.